गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम फिर से आपके सामने इक्वेटर आरएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से एक नई घोषणा, एक नया कोर्स लॉन्च करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज हम आपको आरएस प्री बैच और टेस्ट सीरीज के बारे में बताने के लिए उपस्थित हुए हैं। किस प्रकार से हमारा प्रोग्राम रहेगा, कितने दिन का ये प्रोग्राम रहेगा, किस प्रकार से हमें आरएस प्री होने से पहले उस सिलेबस को कवर करना है और अधिकतम जो बचे हुए दिन है उनका उपयोग किस प्रकार से करके हम उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, इसकी स्ट्रेटजी, इसके लिए हमने पूरे फैकल्टी मेंबर से मिलकर अपने अपने सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी बनाई है कि 75 दिन के अंदर किस प्रकार से हम आपको इसके अंदर आरएस प्री वाला भाग है उसके अंदर क्वालिफाई, उसको क्रैक करवाने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल 3 जुलाई से हम आरएस प्री का नया बैच शुरू करने वाले हैं। सुबह मॉर्निंग में 7:30 बजे से 12:30 बजे तक क्लासें लगेगी। 9 तारीख को हम फिर ऑफलाइन एक सेमिनार रखेंगे। आज हमारा ऑनलाइन सेमिनार था, इसलिए ऑनलाइन के अंदर मैं आपको इसका जो पूरा प्रोसेस है वो बताना चाह रहा हूँ। जो बच्चे मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, जैसे बेबी जोशी है, लास्ट सीरीज कब से स्टार्ट होगी सर? टेस्ट सीरीज पहली टेस्ट सीरीज है वो 16 तारीख से मैं अभी बता रहा हूँ, टेस्ट सीरीज का भी बता रहा हूँ और इस कोर्स के बारे में भी मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे देता हूँ। कितने टेस्ट होंगे, कब कब होंगे, वो सारी। जो बच्चे, जो स्टूडेंट, जो एस्पिरेंट मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं वो अपनी क्वेरीज लिख के मुझे भेज दे, मैं उसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने का प्रयास करूँगा। हम किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, क्या क्या प्रोसेस है, कितने दिनों के अंदर ये सिलेबस करवाएंगे, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। पहले तो फर्स्ट है कि कल 3 जुलाई से क्लासें स्टार्ट हो रही है, सुबह 7:30 बजे से यहीं पर 3 जुलाई से। फिर 3 जुलाई से जब तक हमारा आरएस प्री नहीं होता है तब तक ये क्लासें कंटिन्यू रहेगी। हम फिलहाल उसको, जैसा आरपीसी की विज्ञप्ति में आया है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक संभावित उसकी परीक्षा तिथि है, एग्जाम डेट है, तो उस तक हम पूरे टारगेट को लेकर, उस तक हम पूरी स्ट्रेटेजी बनाकर संपूर्ण सिलेबस को इन 75 से 80 दिनों के बीच में करवाने के लिए पूरी तैयारी करके आए हैं। पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं विज्ञप्ति वाला किस प्रकार से आरपीएससी के अंदर आरपीएससी ने 28 जून को आरएस प्री की विज्ञप्ति जारी कर दी है। 28 जून से आरएस प्री की विज्ञप्ति 905 पद है, जिसमें स्टेट सर्विस के 424 है और एलाइड के 481 पद है। इसके अंदर 11 सर्विसेज है वो प्रॉपर मानी जाती है, प्रॉपर सर्विसेज है। हाँ, बेबी जोशी 100+ मार्क्स की स्ट्रेटजी बताओ सर। बिल्कुल, हम 100+ मार्क्स की स्ट्रेटजी बताएंगे, आप लगातार सुनते रहें। हम टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार के कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। पहले हल्का सा विज्ञप्ति के बारे में, तो 905 पूरे पद हैं, 424 और 481 इसके अंदर पद है। इसके अंदर इसके जो शर्तें दे रखी है वो शर्तें इसके अंदर नीचे वाले भाग में दे रखी है। सभी के पास विज्ञप्ति है, आप उसको देख लें। देखकर जो इसमें एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं वो फॉर्म भरें। इसमें दे रखा है 21 से 25 वर्ष, ये सारी जानकारी लगभग आपके पास होगी। अभी हम इस पर चर्चा नहीं करके हम क्लास को किस प्रकार से, टेस्ट सीरीज को किस प्रकार से चलाएंगे, हम आपको किस प्रकार से इस एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई करने के जो मेथड है वो किस प्रकार से होते हैं वो हम आपको इसमें बताएंगे। तो ये आरपीएससी की विज्ञप्ति है।
आरपीएससी ने विज्ञप्ति जारी कर दी है। सितंबर लास्ट और अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक इसके अंदर फॉर्म फिलिंग, ये एग्जाम डेट है वो रखी गई है। एग्जाम डेट लगभग वो रखी गई है। ये आरएस प्री और मेंस का इसके साथ सिलेबस भी है, सिलेबस भी आया हुआ है। मैं सिलेबस के बारे में थोड़ा ज्योग्राफी के बारे में बोल दूं, फिर हम हमारे इस स्ट्रेटजी के बारे में बताते हैं। सिलेबस, आरएस प्री का सिलेबस। पहले तो 150 क्वेश्चन आरएस प्री में आएंगे, 3 घंटे का समय होगा, 200 नंबर का टेस्ट होगा। क्वालिफाई होने के लिए पिछले 2-3 एग्जाम के अंदर अपन सब लोगों ने देख रखा है कि इसका जो क्राइटेरिया है किस प्रकार से कट ऑफ रहती है। तो अगर इस वाले भाग को पिछले एग्जामों को देखते हैं तो इसके अंदर जो कट ऑफ है वो कट ऑफ का रेशियो 70 से लेकर 90 के बीच में रहता है। 70 से लेकर 90 के बीच में रहता है। तो ये कोई फिक्स भी नहीं है, कभी 76 रह जाता है, कभी 84 रहता है, कभी 82 रहता है। तो आपको इसको ध्यान में रखते हुए यहां से आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा करके 100 प्लस का आंकड़ा लेकर चलना है। अगर प्री के अंदर 100% श्योर आपको चाहिए कि 100% भाग है मुझे इसमें निकलना है, तो आपको 100 प्लस मार्क्स, जैसे बेबी जोशी बता रही है, 100% मार्क्स इसमें 100 मार्क्स लेकर अगर इसमें चला जाए तो आपको मेंस से पहले किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, टेंशन से नहीं गुजरना होगा, वो आप उसके अंदर अच्छे से चल पाओगे। तो 100 प्लस क्वेश्चन है, आपको मार्क्स लाने हैं। इसके अंदर हिस्ट्री वाला भाग, हिस्ट्री के अंदर सर आएंगे, वो आपको हिस्ट्री का पूरे स्ट्रेटजी बता देंगे। हम ये टारगेट करते हैं जो इजी पोर्शन है उस इजी पोर्शन को आप, जो लंबा है जिसके अंदर ज्यादा टाइम लगता हो या जिसमें रटने में ज्यादा टाइम लगता हो, उसको आप स्किप कर सकते हैं। ये वाला भाग हिस्ट्री के अंदर भी पहले जो कला और संस्कृति वाला भाग है, इस कला और संस्कृति वाले भाग के अंदर आप लगभग 15 क्वेश्चन मान के चलिए। 15 क्वेश्चन कला और संस्कृति वाले भाग से। ये पोर्शन ज्यादा टफ नहीं होता है। अगर आप इसको थोड़ी सी तैयारी करें तो तैयारी के अंदर 15 में से 12 से 13 क्वेश्चन आप राइट कर सकते हो। सिर्फ थोड़ा सा टाइम देना, हल्का सा उसको रिवाइज करना है। रिवाइज करते ही इसमें से 12 से 15 क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो एक टारगेट तो लेना है आपको आर्ट एंड कल्चर का, जिसमें 10 से 12 क्वेश्चन लेने हैं। दूसरा भाग आपको हिस्ट्री वाला भाग फिलहाल मैं छोड़ रहा हूं, हिस्ट्री आपको सर समझाएंगे। मैं आपको ज्योग्राफी वाला भाग है वो बताता हूं। ज्योग्राफी के अंदर पिछले जितने भी एग्जाम हुए उसके रेशियो को देखते हुए मैं बता सकता हूं कि इसके अंदर लगभग 25 के अराउंड क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी के 25 के अराउंड क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चन। ज्योग्राफी ऐसी है, या ज्योग्राफी जैसे मैं मान रहा हूं, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, 10 साल से जो मेरा अनुभव है उसके बारे में मैं बता रहा हूं कि इन 25 क्वेश्चनों में अंदर जिसने ज्योग्राफी पहले पढ़ रखी है और अभी अगर वो रिवाइज करता, तो ये एक मैथमेटिक्स टाइप सब्जेक्ट है और इसके अंदर 25 में से आप 23-24 क्वेश्चन राइट कर सकते हो। 23 से 24 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल सकते हैं, आप उसमें राइट कर सकते हो। तो इससे काफी बड़ी हेल्प मिलती है आपको। मैं ऐसा तो नहीं कहता हूं कि मैं जो दावा करता हूं वो 100%, लेकिन मैंने पिछले सालों से जितने भी सालों से पेपर देखा है, उन पेपर के अंदर अपनी क्लास में जो पढ़ाया गया है उससे बार एक भी नहीं आया। अगर बेबी जोशी पहले से मुझे कहीं पढ़ रखी है तो उसको सिर्फ मैं ये कहता हूं कि अपने नोट्स है, जो क्लास नोट्स है, उस क्लास नोट्स को आप अच्छे से पढ़ लो। उसके अंदर ये स्कोर आपको ज्योग्राफी के अंदर मिल जाएगा। 23 से 24 क्वेश्चन आप राइट कर सकते हो। और इसमें भी जो 23 से 24 क्वेश्चन है, इसमें सबसे बड़ा भाग राजस्थान ज्योग्राफी के जो 12 यूनिट है, राजस्थान ज्योग्राफी के इनमें 12 यूनिट है, ये सबसे ज्यादा है। राजस्थान ज्योग्राफी के जो 12 यूनिट है, इन 12 यूनिट के अंदर 12 यूनिट से लगभग 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 10 क्वेश्चन इसमें से मिलते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन आपको इंडियन ज्योग्राफी में से मिलते हैं। 17 से 18 हो जाता है।
4 से 5 क्वेश्चन आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में मिलते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में सिर्फ 5 यूनिट है, पूरे टिप्स पे याद कर सकते हो। 7 महाद्वीप, 7 महाद्वीप के अंदर एक महाद्वीप में 6 बातें पढ़नी है। कौन कौन सी पढ़नी है? पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, 4 और 2 क्या? नदियां और झीलें। ये पढ़ते ही इसमें ये तय हो जाता है कि जो 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, उन 6 से 7 क्वेश्चनों के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन ये मिल जाते हैं। और इसको आप कंपेयर करके 1 या 2 क्लास के अंदर पूरे महाद्वीपों के अंदर जो 6 कैरेक्टर है, पहला भाग है इसका, देखो मैं आपको इसमें सब्जेक्ट में सिलेबस में बता देता हूं। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर 5 यूनिट है। इन 5 यूनिट के अंदर जो आने वाला क्वेश्चन है उसका जगह फिक्स है। प्रमुख स्थलाकृतियों में 4 तो ये है और 2 ये है। प्रत्येक महाद्वीप की 6 बातें पढ़नी है आपको। 6 बातें, 7 महाद्वीप 6 बातें, 7 अंक 42 बातें पढ़ लो। आपको इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन की इसमें उम्मीद रहती है कि आ जाएगा। दूसरा, कृषि के प्रकार ज्यादा कुछ भी नहीं है, 4 प्रकार है, चारों प्रकारों का अच्छा पढ़ो। और पढ़ना क्या है? जो शिफ्टिंग कृषि है, शिफ्टिंग कृषि के 17 नाम है, उन 17 नाम में से एक नाम फिक्स आता है। या अगर इंडियन ज्योग्राफी वाले भाग से, शिफ्टिंग कृषि वाले भाग में से अगर आया तो उसमें से जो 8 अपने शिफ्टिंग कृषि के प्रकार है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं। इसके अंदर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन इसमें से आएगा, या तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर से जो शिफ्टिंग कृषि के उसके प्रकार, या राजस्थान वाले भारत वाला भाग है उसमें से शिफ्टिंग कृषि के प्रकार। तो एक यहां से मिल जाता है, 3 से 4 आपको यहां से मिल जाते हैं। एक औद्योगिक प्रदेश का क्वेश्चन फिक्स है, 39 औद्योगिक प्रदेश में करवाता हूं। आज तक जितने भी आए वो केवल देशों के साथ आए। अपन को 2 स्टेप आगे बढ़कर चलना है। हो सकता है एग्जाम में टफ हो, उसको इस प्रकार से क्वेश्चन को घुमाने का प्रयास करे। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर जो 39 औद्योगिक प्रदेश है, इन 39 औद्योगिक प्रदेशों को क्षेत्र वाइज जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जिस देश के अंदर है उसके अंदर, और किसके लिए वो प्रसिद्ध है, ये बातें आपको रखनी है याद। एक क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाता है। ये वाले करंट के इश्यू हैं सारे के सारे, एक क्वेश्चन इसमें से मिलता है। तो 4 से 5 और 5 से 6, लगभग 5 से 6 के बीच में वर्ल्ड ज्योग्राफी रहती है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर 5 और 6 क्वेश्चन फिक्स है। 3 से 4 इसमें से एक क्वेश्चन आपको कृषि के प्रकार, और उस प्रकारों में भी कौन से भाग से आएगा, ये पिछले सालों के अनुभव से ये है कि इनमें जो शिफ्टिंग कृषि के प्रकार है ज्यादातर वो ही आते हैं। इंडस्ट्रियल रीजन में 39 औद्योगिक प्रदेश पढ़ाते हैं हम, 100% उसी में से एक क्वेश्चन आता है। तो आरएस का सिलेबस दिखने में बड़ा है, आप उसको पिछले पेपरों को, सिलेबस के पॉइंटों को देखते हुए निकलते हैं तो अगली बार कौन सा क्वेश्चन आएगा, इस प्रकार के अपने अंदर अनुभव से वो चीजें अपन निकाल सकते हैं। कृषि के प्रकार के बाद में इंडस्ट्रियल रीजन हो गया। फिर इसमें से ये 5 यूनिट है वर्ल्ड ज्योग्राफी के। इन 5 यूनिट में से 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, ये कोई फिक्स नहीं है। जैसे लोग कहते हैं 2 क्वेश्चन इसमें से आते, 3, ऐसा कभी नहीं होता। किस पेपर में कौन सा क्वेश्चन कितने आएगा, किसी में कौन सा डाउन हो जाता, कौन सा अप हो जाता, ये कभी फिक्स नहीं रहता है। इन चीजों को मान के कभी नहीं चलना। लोग क्या बताते हैं कि 10 नंबर आप मेंटल एबिलिटी के ले लो, 10 नंबर आप मैथ्स के ले लो, 10 नंबर आप, ऐसा कभी रिस्क वाला जोन खेलकर नहीं चलना होता एग्जाम के अंदर। इन एग्जामों के अंदर हमेशा आपको सारे सब्जेक्टों को कुछ पोर्शन लेना, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सारे कुछ पोर्शन नहीं आता। सभी सब्जेक्टों के अंदर कुछ न कुछ पोर्शन आपको हमेशा आता रहता है। जब ये पोर्शन आता है तो उसको छोड़ना नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ ज्योग्राफी के अंदर, वर्ल्ड ज्योग्राफी लोग कहते हैं छोड़ दो, पोर्शन बहुत बड़ा। बड़ा कहाँ है, इसमें छोटे से भाग है। 7 महाद्वीप पढ़ाता हूँ, 2 दिन के अंदर 7 महाद्वीप पढ़ा दूंगा। प्रत्येक महाद्वीप की 6 बातें हैं और इससे ज्यादा रखनी नहीं। इसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं, तो ज्यादा यहाँ पर है नहीं मैटर। नदियां और जिले अगर पढ़ाने लगे तो एक साथ पढ़ाओ। कैसे, जैसे उत्तरी अमेरिका की 9 नदियां, दक्षिण अमेरिका की 8 नदियां, अफ्रीका की 7 नदियां, इनको सारे को कंपेयर करके एक साथ बता दो। कहीं भी क्वेश्चन यहाँ से जाता नहीं है, इजी क्वेश्चन है। कृषि के प्रकार 4 एक साथ चारों प्रकार बोर्ड पे बना के बता दो, कौन सा क्वेश्चन आएगा वो भी पता चलता। औद्योगिक प्रदेश 39 औद्योगिक प्रदेश है, 2 क्लासों के अंदर ये पूरा हो जाता है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जो 10 दिन की 8 दिन की क्लासें हैं उनके अंदर कंप्लीट हो जाता है और इसमें से आपको 6 से 7 क्वेश्चन मिलते हैं। फिर आता है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर 8 यूनिट है। इन 8 यूनिटों में भी जगह फिक्स है कहां कहां आपको मिलेगा। जैसे प्रमुख स्थलाकृतियां है, पर्वत, पठार, मैदान, मानसून तंत्र इसमें से एक है। इसमें से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इस वाले भाग से रहता है। मानसून तंत्र का एक है।
मानसून तंत्र में 2023 अल नीनो वर्ष है, तो जुड़ी हुई इससे कोई न कोई संभावना रहती है कि यहाँ से किसी न किसी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। फसलों में क्या 4 तो फसलें दे रखी है, एक साथ एक ही दिन के क्लास के अंदर चारों फसलों को जो आने वाले क्वेश्चन है आता क्या, देखो इनका वितरण क्या है, उसके आवश्यक जलवायु दशाएं क्या है, या किसी फसल के अंदर कुछ नया हुआ हो, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। और ये क्वेश्चन अपन एक क्लास के अंदर यहाँ से क्वेश्चनों के अंदर आपको टॉपिक में से क्वेश्चनों को सेलेक्ट कर करके निकालना है। रिस्क जैसे फैक्टर में कभी नहीं खेलना है। लोग कहते हैं 20 क्वेश्चन उसके पढ़ लो, 10 क्वेश्चन पॉसिबिलिटी कम रहती है, ज्यादातर रिस्क जोन रहता है। इसलिए आपको मैं बता रहा हूं कि ज्योग्राफी के अंदर मैं 23 से 24 क्वेश्चन आपके राइट करवा सकता हूं। मुझे पता है इतने सालों के जो नोट्स बने, आप उस नोट्स को देखकर ये कह सकते हो 23 से 24 क्वेश्चन। तो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर ये वाला भाग है, इसके अंदर एक इसमें से प्रमुख नदियों और जिलों में से भी एक ही क्वेश्चन आता है। भारत में जितनी नदियां हैं, ऊपर हिमालय की नदियां, प्रायद्वीप पठारी भाग की नदियों को 2 मैप में बना लो और मैप के साथ पूरा का पूरा यूनिट कंप्लीट कर लो, हो जाता है, एक क्वेश्चन उसमें से मिलता है। फिर मिनरल्स में तो 4 तो मिनरल्स दे रखे हैं, एकदम छोटा सिलेबस है, इजीली और कम टाइम में किया जा सकता है। ऊर्जा संसाधन में आएगा कौन सा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का क्वेश्चन आता है। लगभग क्वेश्चन भी फिक्स है। इसलिए यहाँ पर भारत में औद्योगिक प्रदेश 8 बड़े मेजर इंडस्ट्री और 13 लघु इंडस्ट्री, बड़ा बचा हुआ क्या है इसमें, जैसे कुछ भी ऐसी स्थिति नहीं है। नेशनल राजमार्ग एक क्लास अटेंड करो, भारत के सारे राष्ट्रीय राजमार्ग किस प्रकार से कहां से व्यवस्थित है, सारे के सारे क्लियर हो जाते हैं। कॉरिडोर 4 कॉरिडोर है, चारों कॉरिडोरों को एक क्लास के अंदर पूरा कर लो। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट नंबर मिल रहे हैं। ये पूरा मैथ्स टाइप सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें से भी क्वेश्चन आपके 7 से 8 क्वेश्चन या कभी 8 से 9 क्वेश्चन तक बन जाते हैं। तीसरा बचता है राजस्थान ज्योग्राफी। सबसे ज्यादा वेटेज ज्योग्राफी वाले भाग के अंदर राजस्थान ज्योग्राफी को, इसके 12 यूनिट है। इन 12 यूनिटों के अंदर जो 15 दिन या 20 दिन का टाइम लगता है, वो केवल राजस्थान ज्योग्राफी वाला भाग ही थोड़ा बड़ा दिखता है। इसी भाग के अंदर यहाँ पर जैसे ये वाला पूरा भाग है, इसमें टाइम लगता है, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन भी आते हैं। फिर आगे वाले भाग छोटे हैं, पॉपुलेशन वाला भाग है, मिनरल्स वाला भाग है, ऊर्जा संसाधन है, इनमें से ही क्वेश्चन बने हैं। प्रमुख सिंचाई परियोजना, ये 1-1 2-2 क्लास के टॉपिक हैं और उसमें से डायरेक्ट आपको प्री का क्वेश्चन मिल सकता है। इसलिए जैसे बेबी जोशी पूछती है मुझे 100+ मार्क्स का टारगेट बताओ, तो मैं ये कहता हूं आप ज्योग्राफी पढ़ो। ज्योग्राफी लगभग आप 25 क्वेश्चन मान के चलो, 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी कर देती है। 12 से 13 क्वेश्चन आपके आर्ट एंड कल्चर, जो टफ नहीं है, जिसको आप इजीली पढ़ सकते हो, पढ़ के आप निकाल सकते हो। 25 और 13 38 क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं। फिर बचे हुए छोटे से भाग है। छोटे से कौन से भाग है, एक इकोनॉमिक सर्वे हम रेगुलर पूरा पढ़ाएंगे, एक करंट वाला भाग पढ़ाएंगे। तो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी आप 7 से 8 क्वेश्चन मान के चलिए, 7 से 8 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हो जाते हैं 45। 10 क्वेश्चन आप करंट, उसको आप पकड़ नहीं सकते हो। मैं कितना ही पढ़ा दूं, आप कितना ही पढ़ लो, तो करंट में कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है, वहां पर श्योर नहीं हो, फिर भी आप उसमें से 50% क्वेश्चन कर सकते हो, ऐसी उसके अंदर संभावना रहती है। तो आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सर्वे और करंट जीके, ये वाला भाग है। इससे आपको लगभग 50 क्वेश्चन तक पहुंचना होता है। 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन के बाद में जो साइंस वाला भाग है, साइंस वाले भाग के अंदर सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें से सेलेक्टिव टॉपिक चूज करो। कौन से टॉपिक, जैसे ये दैनिक जीवन में बहुत बड़ा है, कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी बड़ा है, रक्षा प्रौद्योगिकी ये प्रौद्योगिकी बड़ी है, नैनो टेक्नोलॉजी ये बड़ा है, ये वाला भाग छोटा है, ये वाला भाग और छोटा है। इन भागों के अंदर से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। कृषि विज्ञान, ये राजस्थान वाला भाग, इसमें से तो इसके अंदर जो साइंस के 10 से 12 या 15 क्वेश्चन तक आते हैं, इसमें से ही 5-4 क्वेश्चन आपको लेने हैं जो सिंपल है। सिलेक्टेड टॉपिक करो, जो छोटे हैं, जिनमें जनरल क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टफ नहीं आते, उसको लो। फिर मैथ्स है, जरूरी नहीं सभी की मैथ्स अच्छी हो, सभी की मैथ्स अच्छी हो ऐसी संभावना कम रहती है। जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है उनको मैथ्स और मेंटल एबिलिटी वाले भाग में हमेशा प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम के सॉर्ट आउट के लिए क्या करना होगा कि आपको इनके अंदर जो 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स और मेंटल एबिलिटी में,
जिसकी अच्छी है, जिसको मैथ्स अच्छी आती है, उसको मेंटल एबिलिटी भी अच्छी आती है, वो आदमी इनके अंदर और इसके अंदर अच्छा स्कोर कर सकता। मैं वो इस कैंडिडेट को मानता हूं जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, जिसकी मैथ्स अच्छी नहीं हो। उसके लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए जो मेंटल एबिलिटी वाला पोर्शन है एकदम सिंपल है। 2-4 आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस के अंदर ये चीजें इजी से समझ में आ जाएगी, यहाँ पर कहीं समस्या नहीं है। तो मेंटल एबिलिटी वाला भाग है, इसमें आप लगभग 5 से 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। जो बच्चा मैथ्स में वीक है, अपन सब कहते हैं ना गणित पढ़ लो, गणित में 20 में से 20 क्वेश्चन कर लो, सभी के लिए गणित इजी नहीं है। जिसको शुरू से आ रही है उसी को आ रही है। नए बच्चों के लिए ये गणित वाला मैटर एकदम सही नहीं रहता है, इसलिए आप उसको केवल टारगेट लेकर नहीं चलना है कि मैथ्स वाला पोर्शन मैं पूरा कर लूं, संभव नहीं है। तो अपन इसमें क्या करते हैं, मेंटल एबिलिटी के 5 से 7 क्वेश्चन, जिसकी मैथ्स अच्छी है, जो अच्छा है, वो और भी प्लस में है, वो किसी एक और बड़े सब्जेक्ट को वहां पर मेंस की तैयारी कर ले। आप यहाँ पर 5 से 7 मानो, तो पहले वाले भाग में 50 क्वेश्चन तो किसके हो गए, आर्ट कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सर्वे और करंट वाले भाग से 50 क्वेश्चन, साइंस वाले भाग से 5 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन। मैं क्वेश्चनों की संख्या बता रहा हूं, फिर आप उसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 55 क्वेश्चन, 55 और 7 क्वेश्चन मैथ्स वाले भाग से। जो मैथ्स स्टूडेंट नहीं है, आर्ट्स बैकग्राउंड से है, तो मेंटल एबिलिटी आप 5 से 7 क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। तो 7 क्वेश्चन यहाँ से 55 और 7 62 क्वेश्चन आपके यहां तक हो जाते हैं, इस वाले भाग तक। फिर इसके अंदर 62 क्वेश्चन, अब 62 से लेकर आपको 70 तक चलना है। अब 70 जिसके क्वेश्चन राइट होते हैं वो इस पूरी प्रक्रिया है, इसमें से आसानी से क्वालिफाई हो जाता है। अब इसके अंदर राजस्थान वाले भाग में जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी वाला भाग है, इसमें से जो इजी भाग है उन इजी भाग को आप ले लो, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सिंपल सिंपल छोटे छोटे पोर्शन है। तो यहां से आपको पॉलिटी वाले भाग में से, हिस्ट्री वाले भाग में से भी लगभग 10 से 12 क्वेश्चन निकालने हैं। देखो आप ऐसा कभी नहीं कर सकते पूरे सब्जेक्ट को छोड़ दो, 2 सब्जेक्ट आप ले लो, 2 सब्जेक्टों में अंदर पूरे मार्क्स आते हैं, पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। मैं कहता हूं जैसे ज्योग्राफी इजी है, ज्योग्राफी में इजी क्वेश्चन आते हैं, या टेक्निकल मैथ्स जैसा सब्जेक्ट है उसमें आप अधिकतम ला सकते हो, लेकिन वो घुमा सकते हैं। तो एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट को पूरी तरह से छोड़ देना, 2-3 सब्जेक्ट को आधार बनाकर चलना, ये ऐसी रिस्क नहीं लेनी चाहिए। बड़े एग्जाम है, 2-3 साल में एक बार मौका मिलता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ी समझदारी से करो। लोग क्या कहते हैं एग्जाम शुरू होने से पहले, जाने से पहले, टप्पे मार दो, 50 क्वेश्चन कर लो और 50 के बाद टप्पे मार दो। ऐसे गेम नहीं खेलने होते हैं। इन गेम के अंदर हमेशा रिस्क जोन में रहते हैं। जिसको सिलेक्शन करवाना, केवल प्री क्वालिफाई थोड़ी करना है। प्री क्वालिफाई करने से अगर आरएस बनते हो तो और कोई शॉर्टकट तरीका अपना लो। आपको हमेशा प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी, सारे सब्जेक्ट पढ़कर ही निकलना है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि प्री में चलो मैं 20 इसमें से निकाल दिए, 4 इसमें से निकाल दिए, फिर मेंस में कहाँ जाओगे? मेंस में वो सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, मेंस में तो नंबर लाने होंगे ना। मेंस में नंबर लाने के लिए सारे सब्जेक्टों में इक्वल मार्क्स आने चाहिए, औसत नंबर आने चाहिए। कोई एक पेपर डाउन हो गया तो पूरा सारे अच्छे होने के बाद भी वो बाहर निकाल सकता है। इसलिए इन सारे टॉपिकों को, हाँ, क्वालिफाई होने के लिए आपको थोड़ी स्ट्रेटेजी चलनी है कि जो टॉपिक इजी है, जिसमें से क्वेश्चन आता है, उसको हाथों हाथ कर लो। जो बड़े हैं उसको एक बार रीडिंग मार के छोड़ दो। ये सारे प्री तैयारी मेंस में काम आएगी, इसलिए प्री को पढ़ते हुए मेंस को भी दिमाग में रखना है। और 100 क्वेश्चन, लगभग 70 प्लस क्वेश्चन आपको इसमें राइट करने होते हैं। जिसके 70 प्लस क्वेश्चन राइट हो जाते हैं वो इसमें एकदम इजीली क्वालिफाई हो जाता है। और मेरा जो टारगेट है, जो जिनके पास ये है कि हम इसको किस प्रकार से 100 प्लस में रखें, तो आर्ट एंड कल्चर के बाद कुछ सब्जेक्ट, कुछ आपको क्वेश्चन हिस्ट्री वाले भाग में से, हिस्ट्री के 3 पोर्शन है, तीनों में से जो आपको इजी लगे, एंशिएंट है, मिडाइवल है या मॉडर्न है, उसमें से एक भाग को पूरा उठाओ। जो छोटा हो, जिसमें आप अच्छे से कर सकते हो, उस एक भाग को पूरा उठाओ, तो कुछ हेल्प यहाँ से मिलेगी। फिर रही ज्योग्राफी में मैं कहता हूँ कि नोट्स पढ़ लो आप। 25 क्वेश्चन लगभग आते हैं, 25 क्वेश्चनों का आप उसमें से निकाल सकते हो अधिकतम। मैं तो ऐसा कहता हूँ मैं तो 25 में से 25 दिलाता हूँ।
है भी, अगर जो बच्चा क्लास में रेगुलर रहा है, एक भी ऐसा क्वेश्चन बता दो पिछले 10 साल से जो अपने नोट से बाहर गया हो। और मैं इस बार ये चाहता हूं कि ये 75 दिन के अंदर ही मैं ज्योग्राफी के तीनों पोर्शन थोड़ा फास्ट चल के आपको करवा दूं। कल से हमारे यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासें शुरू हो रही है। ये हमारे पूरा प्लान पहले ये था कि भर्ती थोड़ी विज्ञप्ति है थोड़ी लेट आएगी, तब हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि हम 10 तारीख से बैच शुरू करें, लेकिन 28 तारीख को ही विज्ञप्ति आ चुकी है। 28 को विज्ञप्ति आकर इन्होंने एग्जाम डेट भी संभावित घोषित कर दी है, सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक। तो हमें भी उस हिसाब से चलना पड़ेगा। 3 तारीख से हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच शुरू कर रहे हैं आरएस प्री का। इसके लिए मैं थोड़ा आपको दूसरा भाग बता देता हूं, जो जिसके लिए आप प्रयासरत रहते हो कि कितनी फीस है, कब कब टेस्ट सीरीज ली जाएगी, कौन कौन से टेस्ट होंगे। पहला भाग टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज हम 16 जुलाई से पहला टेस्ट शुरू होगा। टेस्ट सीरीज के अंदर 15 पेपर रखेंगे, टोटल 15 पेपर होंगे। 12 पेपर तो आपके 100 क्वेश्चन के होंगे, 12 पेपर 100 क्वेश्चन के होंगे। पीछे वाले 3 पेपर है वो 150 क्वेश्चन होंगे, पूरे कंप्लीट सब्जेक्ट का होगा। आज हम इसको शाम तक हमारे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, ये जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, अपना टेलीग्राम चैनल, इन पर इस टेस्ट सीरीज का शेड्यूल अपलोड कर देंगे। प्रत्येक संडे को 16 तारीख के बाद में प्रत्येक संडे को टेस्ट रखा जाएगा। 3 टेस्ट तो होंगे आपके जुलाई के अंदर, 16 जुलाई, 23 जुलाई और 30 जुलाई, और 4 टेस्ट होंगे आपके अगस्त में, 6 अगस्त, 13 अगस्त, 20 अगस्त और 27 अगस्त को। 4 टेस्ट आपके सितंबर में होंगे, 3, 10, 17 और 24 को। ये सारे संडे हैं, रविवार के दिन सारे टेस्ट रखे गए हैं। और 5वां भाग अक्टूबर के अंदर आता है। अक्टूबर में हमें थोड़ा संभल के चलना है। अगर हम सितंबर तक टेस्ट ले रहे हैं, उस बीच में एग्जाम की फाइनल डेट आ जाती है, फाइनल डेट आ जाती है, तो पीछे वाले जो 3 कंप्लीट टेस्ट होंगे पूरे पेपर के, पूरे सिलेबस के, वो होंगे 1, 3, 5 और 7 को। अगर वहां पर डेट फाइनल नहीं होती है तो फिर हम चलेंगे 1 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 15 अक्टूबर और 22 अक्टूबर। 16 जुलाई से जो सफर शुरू हो रहा है वो 22 अक्टूबर को जाकर टेस्ट सीरीज के रूप में हम इसको पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। 12 टेस्ट 100 क्वेश्चन के होंगे, 2 घंटे के होगा। 13वां 150 क्वेश्चन का होगा, 3 घंटे का होगा। 14वां भी 150 क्वेश्चन 3 घंटे का, और 15वां भी 150 क्वेश्चन 3 घंटे का हम यहाँ पर उसको रखेंगे। टेस्ट सीरीज की फीस मात्र केवल जो यहाँ पर प्रिंटिंग चार्ज आ रहा है, 15 टेस्ट के अंदर 15 पेपर, 15 OMR सीट, फिर उसको चेक करवाने के लिए पर पेपर के हिसाब से 100 रुपए से भी कम शुल्क रखा है। 1100 रुपए के अंदर आप 15 पेपर दे सकते हैं। पेपर बनाने के लिए यहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं वो टीचर बनाएंगे। जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट किसी को बाहर दे देते हैं तो बना, बच्चे जो पढ़ रहे हैं या कोई BA ग्रेजुएट कर रहा है उसको पता ही नहीं है उसका लेवल क्या है, इधर उधर से क्वेश्चन हम वैसे नहीं करेंगे। हम हर टॉपिक में से जो टीचर पढ़ा रहा है, पिछले क्वेश्चन आए हुए हैं, आगे संभावित क्वेश्चन कौन सा वो बना। ज्योग्राफी का मैं बनाता हूँ, हिस्ट्री का हमारे सर राजेंद्र सर बनाते हैं, प्रत्येक जो टीचर है वो बनाएगा। इसलिए टेस्ट के अंदर हम क्वालिटी रखेंगे, क्वेश्चन पूरे संभावित रखेंगे कि जो हम लगभग 1600-1700 क्वेश्चन थे उसमें से अधिकांश क्वेश्चन या तो वो आए या उसके ऑप्शन में से कहीं ना कहीं आपको उस वाले भाग में मिले। तो 10 बजे एवरी संडे को 16 तारीख से मात्र 1100 रुपए के अंदर आरएस प्री की टेस्ट सीरीज चलाएंगे। जिसको भाग लेना है वो आज से ही रजिस्ट्रेशन करवा दे। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे नंबर दे रखे हैं। 16 तारीख को पहला टेस्ट 10 बजे शुरू हो जाएगा, 10 से लेकर 12 तक चलाएंगे। एवरी संडे को ये काम चलेंगे। फिर क्लासों का मैटर, क्लासों के हिसाब से क्लासों वाला फोल्डर चलो
मैं आपको ऐसे बता देता हूं इसके अंदर क्या है। जो ऑफलाइन क्लासें और ऑनलाइन क्लासें चलाएंगे, कल से हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों शुरू हो रहे हैं। RS प्री के कोर्स शुरू कर रहे हैं। लगभग 75 दिन का हमने टारगेट बनाया है। 75 दिन के अंदर इस पूरी प्रक्रिया को एक बार सिलेबस को सब करवा दें। सुबह 7:30 से क्लासेस शुरू की जाएगी। कंटिन्यू क्लासें चलाएंगे। संडे वनडे बीच में ब्रेक नहीं लेंगे। जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन इंटरवल के बाद 12 बजे के बाद क्लास रखी जाएगी। तो 75 दिन के अंदर पूर्ण सिलेबस करवाएंगे। ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी हम चलाएंगे। ऑफलाइन हमारे क्लासरूम में होगा, ऑनलाइन हमारे ऐप पर होगा। जो ऑनलाइन क्लासेस होगी वो 5,000 रुपये में हम आपको दी जाएगी और जो ऑफलाइन होगी ये 15,000 रुपये फीस में आप पूरी तरह से कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर करेंगे। 15,000 फीस रखी हमने ऑफलाइन की, 5,000 फीस रखी हमने ऑनलाइन की। 75 दिन के अंदर जितने सब्जेक्ट आपके RS प्री में है उनको अच्छे से पढ़ाते हुए 75 दिन के अंदर इसको कंप्लीट किया जाएगा। 75 दिन को ध्यान में रखते हुए सारे सब्जेक्ट को इसी प्रकार से, इसी स्ट्रेटजी से एक दूसरे के साथ कंपेयर करके चलाएंगे। तो ऑनलाइन की फीस 5,000, ऑफलाइन की फीस है वो 15,000 रखी है। रजिस्ट्रेशन शुरू है आज से लेकर 9 तारीख तक हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। 9 को हमने एक ऑफलाइन सेमिनार और रखा है। क्लासें हम 3 तारीख से शुरू करेंगे। जो 3 से एडमिशन लेगा, 3 से लेकर 7 तारीख तक उनको, और जो 9 से एडमिशन लेगा उसको पहले वाला पोर्शन सबसे लास्ट में पढ़ाया जाएगा। इसलिए कल 7:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक ऑफलाइन और ऑनलाइन ऐप पर लाइव क्लासरूम से आप देख सकते हैं ऐप पर, और रिकॉर्डेड क्लासें भी आपको मिलेगी। नोट्स हम आपको PDF फॉर्मेट में, जो जो टीचर यहाँ जैसा जैसा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसकी नोट्स PDF फॉर्म में आपको मिलेगी। जो ऑनलाइन लेगा उसकी ऑनलाइन की कोर्स लेगा उसके ऑनलाइन में PDF हम इसी रेट के अंदर शामिल है। 5,000 के अंदर नोट्स की PDF भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। डाउनलोड आपको करनी है। हम यहाँ से प्रिंट मटेरियल नहीं देंगे। जो ऑनलाइन लेगा उसको हम प्रोवाइड करवा देंगे, आप अपने आगे डाउनलोड कर लो। जो ऑफलाइन में होगा उसको क्लासरूम के अंदर आपको लिखवा कर नोट्स बनाएंगे। तो ऑफलाइन की फीस 15,000 रुपये, ऑनलाइन की फीस 5,000 रुपये, और टेस्ट सीरीज की फीस है वो 1,100 रुपये है। टेस्ट सीरीज 16 तारीख से शुरू है। ऑफलाइन क्लासें कल 3 तारीख को सुबह 7:30 बजे से शुरू कर रहे हैं। इसलिए जिसको भी इसमें भाग लेना हो, जो भी इसमें कंपटीशन लाइन में आना चाह रहा हो, जिसको प्री का बैच ज्वाइन कर रहा हो या जिसको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो, वो नंबर यहाँ पर दे रखे हैं। नंबरों के अंदर आप संपर्क करें। उन नंबरों के नाम, आप अपना नाम लिखवा लें। नाम लिखवा के टाइम से पहले हमें सूचित कर दें कि भाई ये कैंडिडेट है, उसको इसमें पार्टिसिपेट। 8829006508। देखो पढ़ा वही रहे हैं जो बड़े इंस्टीट्यूटों में लोग पढ़ाते हैं। फीस 35, 40 या 50 हज़ार रुपये उनकी फीस है। हम मात्र 15,000 में पढ़ा रहे हैं। 5,000 में ऑफलाइन दे रहे हैं, ऑनलाइन दे रहे हैं। तो हम पढ़ाने वाले वही हैं जो वहाँ थे। हम 10 साल पहले मैं कहाँ था आप लोगों को पता ही है। वहाँ पर भी यही मैटर था, पढ़ाने वाला हम यहाँ, तो यहाँ भी वही है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। जो मैं बोल रहा हूँ आप इस बात को, जो मेरे से पढ़ चुके हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑनलाइन भी लें उसको। ऑनलाइन लेकर जो दूसरे कोई दूर दराज के बच्चे हैं जो यहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं, जिसको ऑनलाइन कोर्स चाहिए, वो ऑनलाइन भी ले सकता है। ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, हमें पहले कॉल करें। कॉल करके आगे वाले भाग से जैसे ही होगा हम आपको कांटेक्ट करके बता दें। अब दूसरे हमारे फैकल्टी मेंबर है, साथी है, वो आकर आपको थोड़े थोड़े अपने अपने सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी बता देंगे, किस प्रकार से पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है। मैं अकेला पूरा आपको बोल दूं या बड़े भाषण दे दूं, ऐसी नहीं है। पढ़ाई सिर्फ कैंडिडेट को करनी होती है। जो खुद पढ़ेगा वही इसमें सक्सेस होगा। कोचिंग सेंटर सिर्फ आपको एक मार्गदर्शन दे सकते हैं और उसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। जो नेचुरल इंटेलिजेंट होता है सिलेक्शन उसी का होता है। जिसके पास गाइडेंस नहीं है, जिसके पास मटेरियल नहीं है, वो कोचिंग सेंटरों से जुड़े। बाकी सेल्फ तैयारी करो, जितनी अच्छी कर सकते हो वो सब काम आएगी। मैटर हमारे पास है, हम आपको राइट डायरेक्शन बता सकते हैं। इसलिए आप तैयारी करो। हमारी तरफ से
हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जो हमसे जुड़े उनके लिए, नहीं जुड़े वो भी अपना टारगेट लेकर चले, अच्छी सफलता मिलेगी। सभी के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अब मैं दूसरे सर को भेजता हूं, वो अपने सब्जेक्ट के बारे में कुछ आपको और बताएंगे। बेबी जोशी, जैसे ये लोग कहते हैं 100 नंबर का टारगेट लेकर चलो, टारगेट तो ठीक है, सब्जेक्ट सारे पढ़ने हैं। लोग कहते हैं हिस्ट्री छोड़ दो, पॉलिटी छोड़ दो, नहीं, ये मेंस में आपको बहुत घातक नुकसान करते हैं। केवल प्री पास होने से काम नहीं चलता है। प्री तो सभी पास कर लेते हैं, प्री तो क्या है, ऑब्जेक्टिव है, आप कैसे भी करके पास कर सकते हो। मेंस के अकॉर्डिंग प्री में चलना है। प्री वाली बातें मेंस में भी आती है, अगर आप प्री में अच्छा पढ़ोगे तो मेंस में भी वही चीजें काम आएगी। इसलिए आपको मेंस को ध्यान में रखते हुए प्री को पढ़ना है। तैयारी प्री और मेंस दोनों की साथ ही चलती है। ऐसी गलती मत करना, सब्जेक्ट को छोड़ दो, मेंस में घातक हो जाएगा। मेंस में टाइम 3 से 4 महीने मिलता है। इसलिए मेरी सलाह है, मेंस को ध्यान में रखते हुए प्री को पढ़ो, सब्जेक्ट कोई नहीं छोड़ो। हाँ, जिसमें क्वालिफाई होने के लिए है उनको थोड़ा जल्दी और स्पीड से पूरा करो, मेजर है उनको थोड़ा हल्का रखो। चलो, धन्यवाद। हम कल मिलते हैं वापस ऑनलाइन क्लास में सुबह 7:30 बजे। धन्यवाद। अब मेरे साथी सर आ रहे हैं, राजेंद्र जी पूनिया, वो हिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ी और जानकारी देंगे। हिस्ट्री कैसे पढ़नी है, या हिस्ट्री में से कौन सा पोर्शन है जो आप पढ़कर उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। राजेंद्र जी पूनिया ज्यादातर लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो थोड़ा सा मैं बता दूं। वर्तमान में यहाँ RS लगे हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट रैंक थी, कॉलेज लेक्चर में सेलेक्ट हो चुके। हिस्ट्री के अंदर इतना ब्रिलियंट कैंडिडेट आपको नहीं मिलेगा। ज्यादातर लोग अपने कोचिंग संस्थान में मैं यहाँ पर इतिहास पढ़ाता हूँ। अब बात इतिहास की छोड़ो, जब वैकेंसी आ गई है और 2-3 महीने ही बचे हैं, तो जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो प्री इजीली क्लियर कर भी लेंगे और उनको पता भी है कैसे तैयारी करनी है। तो जो नए स्टूडेंट हैं उनको थोड़ी स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे कहते हैं ना, बीटेक वाले स्मार्ट होते हैं, लुक में स्मार्ट नहीं, पढ़ाई में थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा। आपको प्लानिंग के हिसाब से तैयारी करनी है, ज़्यादा डीपली घुसना नहीं है। क्यों, प्री केवल क्वालिफाइंग है। तो मेरे हिसाब से जो क्या प्लानिंग होनी चाहिए स्मार्ट वाली, मतलब कुछ चीज़ें आपको स्किप करनी पड़ती है, कुछ चीज़ों पर ज़्यादा जोर देना है। तो आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? तो देखो, प्री के लिए वो चीज़ें जो आप कम समय में पढ़ सकते हो, मतलब आपके पास मैटर ज़्यादा नहीं है। इतिहास का टीचर हूँ, विद्यार्थी समझो, टीचर तो कहना गलत होगा। तो मैं यह कहूँगा, इतिहास को अंतिम प्राथमिकता रखें। जो नए स्टूडेंट हैं, जो स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं, केवल प्री को क्वालिफाइंग समझते हैं, ठीक है, यही समझना भी चाहिए क्वालिफाइंग, तभी उसमें एटीट्यूड मेंस का आएगा। तो आपको क्या करना है, इतिहास पहले स्किप करना है। पहली प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए, अगर साइंस का स्टूडेंट है तो उसको दिक्कत भी नहीं आएगी। तो आपको पहली प्राथमिकता रीजनिंग और मैथ को देनी है। ये अमूमन रीजनिंग सबकी अच्छी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। RS का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो रीजनिंग और मैथ भी कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, इजीली कर सकते हैं। साधारण टॉपिक है, अनुपात, समानुपात, साझा, प्रतिशत, साधारण चक्रवर्ती ब्याज, और ये परिमाप और क्षेत्र है। बाकी ये समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, माध्यिका और बहुलक है। तो इसमें से कोशिश ये करनी चाहिए एक भी क्वेश्चन छोटे नहीं, सारे क्वेश्चन अटेंड हो जाएं। तो आपको इसकी प्राथमिकता देनी है पहली। क्वेश्चन गलत होने के चांस नहीं है, ऐसा भी नहीं है आपने बिना पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ जाएगा तो ये आपको पूरे नंबर देके जाएगा, एक आध क्वेश्चन को छोड़ दो। तो ये आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, ठीक है। फिर दूसरी प्राथमिकता, जो अब तैयारी शुरू करेंगे लोग प्री की,
अब ही करनी चाहिए। भर्ती आने से पहले आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। अब भर्ती आ गई तो प्री पे जुट जाओ। तो अब उसके लिए दूसरी प्राथमिकता आपकी करंट होनी चाहिए। करंट्स का राजस्थान, भारत और इंडिया का तीनों लेवल का है ना करंट्स। तो करंट में बाकी सारी चीजें आएगी, खेल कूद, चर्चित व्यक्ति, स्थान और संस्थाएं, प्रमुख घटनाएं और मुद्दे। ये करंट के साथ में आप एक खास तैयारी करनी है आपको, राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे। उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाएगी। आपकी ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स जो इकोनॉमिक्स में भी आते हैं, जैसे उद्योग धंधे वगैरह है, पर्यटन वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। कुछ चीज़ें आर्ट कल्चर की भी आ जाएगी, स्कीम्स आ जाएगी सारी, जो सामाजिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग है उनके कल्याण के लिए, अल्पसंख्यक भी, समाज कल्याण की, अल्पसंख्यक की, महिला और बाल विकास की। तो आपको दूसरी जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसी इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगी। और साथ में बजट की स्टडी करनी है, केवल इसी साल का नहीं, पिछले साल का बजट भी देख लें। वैसे आप करंट की कोई बुक्स या गाइड लाओगे, यहाँ से मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, तो जो वर्तमान गवर्नमेंट चल रही है उस गवर्नमेंट की सारी स्कीमें वो पढ़नी है, या कोई इवेंट हुआ वो सारी चीज़ें आ जाएगी। ऐसा नहीं आप केवल एक साल को लेकर चलें, इस साल में क्या क्या हुआ। योजनाएं तो जब से सरकार आई है और इसका पिछला कार्यकाल था, पिछले कार्यकाल की योजनाएं वापस कंटिन्यू कर रही है, तो वो कब से शुरू हुई करी, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। वो आप बाकी स्मार्ट हो कैसे पढ़ना है करंट का। तो दूसरी प्राथमिकता आपकी करंट हो गई, उसमें इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया। हाँ, इसमें ये ध्यान रखना है आपको, जैसे इंडियन का है तो वहाँ पर आर्थिक सर्वे आता है और बजट भी है, तो वहाँ डिटेल में नहीं जाना ज़्यादा, वहाँ से क्वेश्चन डिटेल में नहीं पूछते हैं और ज़्यादा भी नहीं पूछते हैं। मोटी मोटी मुख्य खास बातें क्या रखी गई है इकोनॉमिक सर्वे की, उसका सार पढ़ लेना एक आध पेज का, और बजट में कौन सी नई स्कीमें लॉन्च की गई है, केवल यही ध्यान रखना है। इंडियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो ठीक है। और राजस्थान की बात है तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना। तो ये बात होगी आपके मैथ की और इकोनॉमिक सर्वे और करंट की। फिर बात आती है आपके तीसरी प्रायिकता। ये देखो, अभी मैं बात कर रहा था प्रमुख विकास योजनाएं और कल्याणकारी योजनाएं, जो राजस्थान इकोनॉमी का पार्ट है वो आपके उसमें इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक समीक्षा में आ जाएगा। अब तीसरी प्राथमिकता आपको देनी है मेरे हिसाब से ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में भी प्राथमिकता डिसाइड कर सकते हो, पहले राजस्थान की ज्योग्राफी, फिर इंडियन ज्योग्राफी और लास्ट में वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये तीसरी प्राथमिकता है मेरे हिसाब से। चौथी प्राथमिकता आपके पॉलिटिकल साइंस। अब पॉलिटिकल साइंस में ये तो हर जगह आती है, मेंस में भी आएगी, और ये सबको फेवराइट भी लगती है, सबको प्रिय है, सबको समझ में भी आ जाती है। एक तो अनुच्छेद ध्यान में रखना है, बाकी क्या प्रावधान है नियुक्तियां वगैरह के, वो सारी चीज़ें, कोर्ट के जो जजमेंट हुए करे, तो ये सबको प्रिय है, सबको समझ में भी आती है। ऐसा नहीं है कि अभी इतिहास की तरह लेंथी है और इनमें तथ्य याद करने पड़ते हैं, समझ में नहीं आता, उलझ जाता मैटर, ऐसा कुछ नहीं है। और राजस्थान की विशेष तौर से ध्यान करनी है आपको, ये सारी चीज़ें, लोक सेवा आयोग, मानवाधिकार आयोग वगैरह, ये राजस्थान का राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, ये सारी चीज़ें, और इसका करंट से जोड़ना है। लोक सेवा आयोग की वर्तमान में क्या स्थिति है, कौन अध्यक्ष वगैरह हैं, मेंबर वगैरह, मानवाधिकार आयोग वगैरह।
आप पॉलिटिकल साइंस के बाद में आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स में कुछ चीज़ें करंट में आ गई, मैक्सिमम चीज़ें करंट्स की आएगी इकोनॉमिक्स में, वो करंट में कवर हो जाएगी इकोनॉमिक्स की। ये वाला पार्ट है मूलभूत अवधारणा है, ये आप कर सकते हो अगली प्राथमिकता में, जिसको बेसिक्स कहते हैं, जैसे बजट से संबंधित, बैंकिंग के संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, टैक्सेशन से संबंधित, नेशनल इनकम से संबंधित, स्टॉक एक्सचेंज है इससे रिलेटेड, बेसिक्स, राजकोषीय मौद्रिक नीतियां हैं इनके संबंध में जो बेसिक, और इनके संबंध में करंट भी ध्यान रखना, इनके संबंध में करंट भी ध्यान रखना। तो ये बेसिक आप कर सकते हो अभी 3 महीने की अवधि में। तो ये अगली प्राथमिकता होगी। उसके बाद बचा क्या है, साइंस के स्टूडेंट है तो उनको तो दिक्कत आएगी नहीं, केवल जो टेक्नोलॉजी का पार्ट है लेटेस्ट वो देखना है। बाकी जो आर्ट्स के स्टूडेंट है वो इसको स्किप कर सकते हैं या इसका बेसिक पढ़ सकते हैं। ये प्राथमिकता उसके बाद की है, इकोनॉमिक्स के बाद की। और लास्ट प्राथमिकता आएगी आपकी इतिहास। जो आर्ट्स का स्टूडेंट है जिसके सब्जेक्ट इतिहास रहा वो नो डाउट इसको पढ़ सकता है, लेकिन आप इतिहास को सबसे अंतिम प्राथमिकता रखना। आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं तो कि मुझे तो सेलेक्टिव पढ़ना है, केवल प्री क्वालिफाई करना है। अब इतिहास में प्राथमिकता बता देता हूँ, इतिहास में आपको क्या पढ़ना। तो पहली बात तो आपको राजस्थान का इतिहास पढ़ना, पहली प्राथमिकता। इतिहास में भी पहली प्राथमिकता राजस्थान पढ़ना। अब इसमें भी क्या पढ़ना है, आपको डीप में नहीं जाना है, बिल्कुल जैसे लेवल होता है ना, लेवल होता है। जब आप शुरू करते हो तो एक छोटी सी बुक आती है, मान लो गाइड लाते हो कौन टाइप, मान लो 50 पेज में राजस्थान का इतिहास है, वो पढ़ते हो। फिर उसके बाद आप 200 पेज की बुक लाते हो, फिर आप ग्रंथ पढ़ने लग जाते हो। तो उस टाइप की चीज़ें, तो जो शुरुआती लेवल है 50 पेज की बुक जिसमें राजस्थान का इतिहास कवर हो जाए, उस टाइप की बुक लेनी है। अब उसमें भी आपको क्या प्राथमिकता रखनी है, देखो अमूमन क्वेश्चन जो सभ्यताएं हैं, ये जो पहले 2 टॉपिक हैं, पाषाण से ताम्रपाषाण का युग, इसमें सभ्यताएं हैं और ये भी प्रमुख ऐतिहासिक केंद्र है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन श्योरली आते हैं और सीधे सटीक आते हैं, आप इसको इजीली कवर कर सकते हो। इसमें ज़्यादा राजवंशों की तरह गुमराह होने वाली बातें नहीं हैं, इसमें कंफ्यूज भी नहीं होगे। तो पहला ये कर लेना सभ्यताएं। फिर लास्ट में सीधा आप बीच में अगर राजवंश आपको उलझाने वाली चीज़ लगती है तो राजवंश को स्किप करके आधुनिक राजस्थान में आ जाओ। यहाँ कोई गुमराह करने वाली बातें नहीं, आप उसमें भटकोगे नहीं। अब आधुनिक राजस्थान में क्या करना है, आपको 1857 की क्रांति कर लेनी है। अब 1857 की क्रांति के बाद सीधा ये जनजाति और किसान आंदोलन, 4-5 टॉपिक है। जनजाति, किसान आंदोलन, एक क्वेश्चन श्योर आ जाएगा। प्रजामंडल में केवल एक टेबल होनी चाहिए, प्रजामंडल की एक टेबल या उसका मैप, जैसे कौन सा प्रजा। आपको ये बोरिंग टॉपिक लग सकता है, लेकिन आप उसमें डीपली जाओ ही मत ना, ऊपर सरफेस देख के निकल जाओ। भाई उस प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, संस्थापक कौन था और अध्यक्ष कौन था, बस खत्म बात। एक पेज में प्रजामंडल खत्म हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा डीप में नहीं जाना आपको। पॉसिबली 1-आध क्वेश्चन आए और वो मिलान करो का आएगा कि जयपुर प्रजामंडल, उसका स्थापना वर्ष, उसका संस्थापक वगैरह। तो ये आपका प्रजामंडल इजीली कवर हो जाएगा, इसको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना। इसमें खूब सारी घटनाएं बताते हैं बुक्स में, गाइडों में, उस पर नहीं जाना, स्मार्टली रहना। फिर एकीकरण तो पढ़ना ही है, एकीकरण में कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ इसमें आपको सारी बुक्स में मिल जाएगा, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, उसमें कुछ एंशिएंट भी मिल जाएंगे, पुराने और मध्यकाल के, लेकिन आधुनिक काल के श्योरली पढ़ लेना। जो मुख्य मुख्य लोकप्रिय पर्सनैलिटियाँ रही है उनको ज़रूर पढ़ लेना, जो स्वतंत्रता आंदोलन में या प्रजामंडल में सक्रिय भागीदार रहे, या किसान आंदोलन में रहे, या फिर बाद में सीएम वगैरह रहे आज़ादी के बाद की राजनीति। तो उसमें क्या होगा भाई, उसका जन्म वगैरह हो गया, उसने किसी संगठन की स्थापना की, या फिर उसने कोई समाज सुधार का काम किया, या फिर उसने कोई बुक्स लिखी, या उसने कोई समाचार पत्र निकाला, ऐसी घटनाएं।
ये चीज़ें आपको पर्सनैलिटी में, तो कुछ चीज़ें आपकी अच्छी खासी कवर हो जाएगी। अब इसमें राजवंशों वाले में पढ़ना चाहो तो इसमें आप ज़्यादा मत जाओ, मेंस का पर्सपेक्टिव ले लो कि अगर आप मेंस की तैयारी करोगे, उसमें अगर आप राजस्थान का इतिहास पढ़ना चाहो तो राजवंश वे किस हिसाब से पढ़ोगे आप, क्रम से, संस्थापक से लेकर पूरी वंशावली तो नहीं पढ़नी है मेंस में। मेंस में तो आपको लिखना है, रिटर्न में आएगा 50-100 शब्दों का। तो जो बड़े बड़े राजा हैं, महाराजा है, महाराणा है, केवल उन्हीं के बारे में पढ़ लो। जैसे मैं बताऊं गोहिल वंश, तो आप बप्पा रावल पढ़ लो, महाराणा कुंभा पढ़ लो, समर सिंह, जैत सिंह, रतन सिंह पढ़ लो, या मुख्य घटनाएं जैसे मुगल आक्रमण हुआ, अकबर ने आक्रमण किया, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, महाराणा प्रताप, उदय सिंह, राज सिंह, इनके बारे में पढ़ लो। उसके बाद छोड़ दो, जोधपुर में राव जोधा पढ़ लो, फिर जसवंत सिंह वगैरह पढ़ लो, ऐसे सेलेक्टिव पढ़ लो। जयपुर में सवाई जय सिंह पढ़ लो, मिर्जा राजा जय सिंह पढ़ लो, मान सिंह पढ़ लो, ये सेलेक्टिव पढ़ सकते हो आप मेंस के हिसाब से। मेंस में आप क्या पढ़ोगे उस हिसाब से पढ़ लो। प्री में भी ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, उसमें उलझ जाओगे। भूल भुलैया है बहुत इतिहास और राजवंशों में। तो अभी के हिसाब से जो अब से तैयारी कर रहे हैं प्री की, उसको ऐसे स्मार्ट पढ़ना है, ठीक है। फिर इंडियन हिस्ट्री पढ़ना चाहो तो इंडियन हिस्ट्री में क्या करना है, सीधा फोकस आपको मॉडर्न इतिहास पर करना, आधुनिक इतिहास पर। आधुनिक इतिहास में 1857 समाज सुधार के कौन कौन से प्रमुख आंदोलन हुए वो देख लेना। फिर उसके बाद कांग्रेस की स्थापना के बाद क्या घटनाएं हुई, खास खास घटनाएं, फिर जब महात्मा गांधी आ गए उसके बाद की घटनाएं। यह प्रायोरिटी आपकी यही रहनी चाहिए। अब इतिहास ऐसा है, लास्ट कंक्लूजन में मैं ये कहूँगा, इतिहास का बहुत सारा भंडार है, उसमें जितनी डुबकी लगाओगे आप उसमें गुम हो जाओगे, बाकी सब्जेक्ट पीछे छूट जाएंगे। तो पॉसिबली जो आपने पहले पढ़ रखा, मान लो 1 बार या 2 बार, केवल उसी मैटर को पढ़ना, दूसरा मत छेड़ना कि नई बुक लाऊं या उससे थोड़ा बड़ा मैटर ले आऊं, वो अब नहीं पढ़ना आपको। जो पढ़ रखा है उसको एक बार रिवाइज कर सकते हो वापस। समझने वाली कुछ बात नहीं है, तथ्य हैं, याद करने हैं, ठीक है, रखना आपको अंतिम प्रायोरिटी में। अब उसमें भी विभाजित करना है, क्या करना है, इतिहास पढ़ना भी है, क्यों मोह छूटेगा नहीं, आपको लगेगा ये सारा छूट जाएगा, तो उसमें भी सेलेक्टिव पढ़ना है। पहले राजस्थान पढ़ना है, राजस्थान में पहले सभ्यताएं पढ़ लो, फिर आधुनिक राजस्थान पढ़ लो, राजवंश बाद में जाओ। इंडियन हिस्ट्री में भी आधुनिक पढ़ो, बीच वाले जो मध्यकाल है और प्राचीन काल है उसको स्किप कर दो। हाँ, टाइम बचे तो जरूर पढ़ लो, लेकिन उसमें भी क्या पढ़ना है, बस बेसिक तौर पर बेसिक इतिहास पढ़ना, यूँ नहीं डीपली पढ़ जाओ, ये नहीं करना। वंशावलियाँ याद नहीं करनी है, वहाँ पर राव बाट नहीं बनना। चलो ठीक है, जुट जाओ तैयारी पे। जैसे पॉलिटी का सब्जेक्ट है, आप अगर इसका एनालिसिस करेंगे 2016 और 2018 और 2021, तो इसके ऑन एन एवरेज जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो ज्यादातर क्वेश्चन आए हैं आपके, और 20 से लेकर 25 मार्क्स है वो सारे पॉलिटी से आए हुए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो पॉलिटी सब्जेक्ट है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, और बाकी सब्जेक्ट है उस पर भी हम ध्यान देंगे, लेकिन पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, और अगर इस पे हमारी ग्रिप होगी तो हमारे आरएस में प्री और मेंस में पास होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम पॉलिटी को बहुत ही अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो हमारे चांसेस, बाकी सब्जेक्ट अगर हम थोड़े बहुत ऐसे जो क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं अगर उसको निग्लेक्ट भी करें और ज्यादा थोड़ा टाइम अगर पॉलिटी पे देते हैं तो हमारे अच्छे स्कोर बन जाते हैं और हम आगे भी अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिटी का जो सब्जेक्ट है वो 2 भाग में बटा हुआ है, एक तो है इंडियन पॉलिटी और सेकंड है राजस्थान की पॉलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी जो आता है पार्ट 3 में। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि भाई जो पॉलिटी का पार्ट, इंडियन पॉलिटी का पार्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और सबसे पहले हम अप्रोच करेंगे कि हमारा जो फ्रेमिंग है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग कैसे हुई है, सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे फीचर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना हुआ है उसमें मेजर है, जैसे हमारे सिंगल सिटीजनशिप है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और
यूनिटी और फेडरल सिस्टम का मिक्सचर है। तो ये सारे इससे भी ज़्यादा बहुत ही और भी पॉइंट्स है, वो सारे विस्तार से जब हमारी क्लास होगी तो हम आपको बताएंगे। और उसके बाद आते हैं इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, जो बटा हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर हम जानेंगे कि हमारी जो इंडियन पॉलिटी है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो आगे जाके डिवाइडेड है। एक तो फर्स्ट है पार्लियामेंट्री सिस्टम, और सेकंड है प्रेसिडेंट, और सेकंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, और पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम दो भाग में बट जाएगा, और राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। और उसके बाद हम आएंगे हमारा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क सेकंड में। उसके अंदर हमें बताया गया है जैसे फेडरल सिस्टम क्या है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा फेडरल और यूनिटी का मिक्सचर है। तो इसमें क्या होता है, स्टेट और हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन दोनों में कोऑपरेशन होता है, उन दोनों में रिलेशन क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जो स्ट्रक्चर वो पूरा दिया हुआ वो फेडरल यूनिटी का है। उसके बाद हम आएंगे हमारे जुडिशियरी सिस्टम पर, जैसे हमारे जो सेंट्रल पर है सुप्रीम कोर्ट, और स्टेट पर है हमारे हाई कोर्ट्स, और दूसरे हमारे जैसे सब डिविजनल, उसके बाद जुडिशियरी आती है। तो ऐसे एक फ्रेमवर्क है, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और सेकंड पॉइंट ये भी है जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, जुडिशियल रिव्यू क्या है, वो भी हमारा सेकंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में आता है, तो उसको भी हम अच्छे से कवर करेंगे। और थर्ड आता है हमारा इंस्टीट्यूशंस, कौन कौन से हमारे हैं, स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन है, और थर्ड है हमारे मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे इंस्टीट्यूट दिए हुए हैं, फ्रेम किए हुए हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क या तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट। जैसे हमारा हो गया है इलेक्शन कमीशन है, कैग है, इस टाइप के होते हैं, ठीक है। और दूसरे हैं हमारे पास स्टैट्यूटरी, जिसके अंदर हम पढ़ाएंगे आपको, जैसे वुमेन नेशनल कमीशन है, चाइल्ड कमीशन है। तो इस टाइप के जो भी है होते हैं, जो एक पार्लियामेंट के थ्रू एक प्रॉपर पास होता है, उसको हम बोलेंगे स्टैट्यूटरी। और उसके बाद हम राजस्थान का अगर पार्ट हम देखेंगे कि हमारे सिलेबस में क्या दिया हुआ है, और ज्यादातर क्वेश्चन राजस्थान की जो पॉलिटी है उस पर भी आते हैं, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम क्या है हमारा राजस्थान का, ठीक है। और सेकंड हमारे जो पंचायती राज है और अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट की कैसे पॉलिटी चलती है, वो भी पूरा बताया हुआ है हमारे सिलेबस के अंदर, उसको भी बहुत ही विस्तार से हम कवर करेंगे। और उसके बाद अभी जैसे कंटेम्प्रेरी क्या पॉलिटी सिस्टम चल रहा है, जैसे कोल्ड वॉर के हिसाब से, जैसे वर्ल्ड ऑर्डर है वो जैसे ही चेंज हो गया, कोल्ड वॉर के बाद क्या चेंजेस आए हैं। उसके बाद हमारे जो रीजनल हमारे रिलेशन है, जो हमारे कंट्रीज हैं, नेबर कंट्रीज है, उनके साथ हमारा रिलेशन क्या है, तो इस पूरे पे हम चर्चा करेंगे। ऑल एंड ओवर जो भी हमारा राजस्थान का सब्जेक्ट है पॉलिटी का, वो हम विस्तार से करेंगे इसको कवर। सबसे पहले हमारा यही होगा कि आपको हर एक टॉपिक के ऊपर पढ़ाया जाएगा और प्रॉपर तरीके से उसका टेस्ट लिया जाएगा। जैसे वही क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और जो भी टॉपिक अगर एक हो गया है उसका एक टॉपिक वाइज भी हम टेस्ट लेंगे और एक वीकली टेस्ट भी लेंगे। जैसे जो भी आपको पढ़ाया है उसी समय आपको समझ में आ जाए, और आगे इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, अगर जो भी एग्जाम में आता है तो आपको अप्रोच कैसे करना है, वो भी पूरा आपको बताया जाएगा। और प्रॉपर आपको मेंस में कैसे पॉलिटी को अच्छे से अप्रोच करना है, कौन कौन से मेन पॉइंट है जो आपके एग्जामिनर जो भी है जो चेक करना चाहता है कि एक्चुअल में आपको वो चीज अगर आप लिखते हैं, कोई भी पॉइंट है वो ऐड करते हैं आपके मेंस में, तो आपको एक चांसेस, दूसरे आप अगर स्टूडेंट है उनसे आप अपर हैंड रहेंगे, और आपको चांसेस बहुत अच्छे हो सकते हैं कि आपको नंबर अच्छे मिले और आपके पास होने के भी चांसेस अच्छे हो सकते हैं। ओके। इक्वेटर आरएस एकेडमी जोधपुर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। आरएस भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया। एक साल से अपन बात कर रहे थे आने वाली है, कब आएगी पता नहीं, फिर एक दिन अचानक आ जाती है। नोटिफिकेशन रिलीज हो गया, पोस्ट भी रिलीज हो गई, और सबसे अच्छी बात यह है कि अब की बार सिलेबस साथ में आया है। पिछली बार आरएस प्री का एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट ऑलमोस्ट डिक्लेयर हो चुका था, उसके बाद आरएस मेंस का सिलेबस आया था, और मेंस का सिलेबस आया। सिलेबस में पिछली बार ही बदलाव किए गए थे। जो आपका मैनेजमेंट वाला पोर्शन है, जिसको थोड़ा सा बड़ा बना दिया, पहले छोटा हुआ करता था फिर उसको बड़ा बना दिया। साइंस में जो कंप्यूटर वाले जो पोर्शन है या थोड़ा रोबोटिक्स वाली जो चीज़ें हैं, ये बाद की जोड़ी गई है।
तो उस समय काफ़ी विद्यार्थियों ने जो भी परीक्षा दे रहे थे उन्होंने धरना भी किया था कि सिलेबस में काफ़ी बदलाव कर दिया है, करीबन 40% बदलाव किया है, इसलिए एग्ज़ाम को आगे बढ़ाया जाए। फरवरी में ये मांग थी, जनवरी से लगा के मतलब जब से सिलेबस जारी हुआ तब से ये मांग करने लगे, क्योंकि उसकी डेट फरवरी पहले से तय कर दी थी एग्ज़ाम की। 3 महीने का समय था, 3 महीने से भी कम समय मिला था। आरएस मेंस को 3 महीने से भी कम का समय मिला, इसलिए सारे बच्चे ये मांग कर रहे थे कि एग्ज़ाम को तो आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उसके लिए बहुत धरना प्रदर्शन हुआ, एक बार मामला कोर्ट में भी गया, किसी आंसर की को चैलेंज किया गया, सिंगल बेच ने रिजल्ट को रद्द भी कर दिया, प्री का रिजल्ट रद्द कर दिया, लेकिन डबल बेच ने परमिशन दे दी, डबल बेच ने परमिशन दे दी। तो फिर मतलब कि जो फरवरी में होने वाला था, 22-23 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला था, वो पोस्टपोन करके 20-21 मार्च को फटाफट दोबारा करवा लिया। 20 दिन ही डेट बदली, इससे ज़्यादा डेट नहीं बदली। और उस आरएस भर्ती के इंटरव्यू अभी तक नहीं हुए हैं। उसका रिजल्ट अगस्त में आया, फिर अगस्त सितंबर में जाके रिजल्ट आया, और उसके बाद में उसके इंटरव्यू अभी तक भी नहीं हुए। तो 2021 में जो वैकेंसी आई थी, जिसका प्री 3 महीने में करवाया गया, जिसका मेंस 3 महीने में करवाया गया, जिसमें धरना प्रदर्शन सब हुए, जिसमें हाई कोर्ट तक की रिट चल रही है, अभी भी चल रही है, अभी भी मामला अटका हुआ है, उसके इंटरव्यू अभी भी क्या है, पेंडिंग है। तो पिछली बार से जो सीख मिलती है वो यही मिलती है कि सिलेबस साथ में रिलीज हुआ है, ये दी बेस्ट है। सिलेबस में बहुत मतलब कि मुश्किल से कोई पॉइंटों में परिवर्तन किया गया, इसके अलावा सिलेबस में कोई छेड़खानी नहीं हुई है। ठीक पहले जैसा सिलेबस था वैसा का वैसा सिलेबस है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर वैसा का वैसा सिलेबस है तो फिर चेंज कहाँ पर आएगा? करंट का डाटा बदल गया, करंट अफेयर पूरा बदल गया। इकोनॉमिक्स 50% इकोनॉमिक्स बदल जाती है, क्योंकि उसमें आर्थिक समीक्षा आती है, थोड़ा सा करंट की योजनाएं होती है, आंकड़े होते हैं, ये थोड़े से बदल जाते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री में कुछ नहीं बदला। पॉलिटी में एक चेयरमैन का, एक प्रेसिडेंट का, एक नेताओं के, समितियों के अध्यक्ष के, इनके नाम बदल दो, इसके अलावा कुछ भी नहीं बदला। ठीक है, 2-4 नए वाद आ गए, सुप्रीम कोर्ट में वाद आते ही रहते हैं, 2-4 नए वाद, नए 2-3 केस होंगे, वो केस जुड़ जाएंगे। करंट अफेयर में ये भी पढ़ लेंगे, ये भी हो जाएगा। तो हिस्ट्री कुछ नहीं बदला, इकोनॉमिक्स 50% चेंज है, बाकी वैसा का वैसा है। इसके अलावा ज्योग्राफी कुछ नहीं बदला, जो भी थोड़ा बहुत बदला वो किस में आ जाएगा? करंट अफेयर में आ जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग में क्या बदलता है? आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती है, कुछ नहीं बदला। क्लियर है? फिर पॉलिटी बदला है, जो करंट अफेयर में आएगा वो करंट अफेयर में, बाकी सारा का सारा नॉलेज कैसा है? स्टैटिक है, बदला कुछ भी नहीं है। कहाँ से बदलेगा? अगर मैं बात करूँ, अगर पॉलिटी के रूप में मैं बात करूँ, तो ये पॉलिटी का सिलेबस अपना प्री और मेंस बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। जितना प्री का है उतना ही मेंस का है, पॉलिटी इतनी ही है। पॉलिटी के बाद में अलग से जुड़ जाता है तो आईआर का पोर्शन जुड़ जाएगा, और थोड़ा बहुत जुड़ेगा तो पब एड का जुड़ेगा। आईआर और पब एड और इसमें अगर ऐड कर दे तो ये पूरा का पूरा मेंस के थर्ड पेपर के 2 भाग रेडी हो जाएंगे। थर्ड पेपर, मेंस का जो थर्ड पेपर है उसमें 3 पार्ट है, ए बी सी। अगर इसमें आईआर और पब एड और ऐड कर दे तो ये मेंस के थर्ड पेपर के 2 पार्ट पूरे हो जाएंगे। पॉलिटी मेंस में जितनी है उतनी सारी प्री में है। 1-2 टॉपिक नहीं है, फिर भी हमने शामिल कर रखा है कि वो भी पढ़ाए जाने चाहिए, क्योंकि आरपीएससी वहां से भी प्रश्न पूछती है। आरपीएससी के लिए कोई सिलेबस बाध्यता नहीं है। सिलेबस बाध्यता तो क्लियर तब होती है जब आरपीएससी ने लिखा ही नहीं है उस बारे में और पूछ ले। कैसे? जैसे मान लो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अमेरिका के संविधान से कुछ पूछ ले। अमेरिका का संविधान तो हमने नहीं है, तुलनात्मक तो नहीं है, अगर वहां से पूछ ले तो उस पर चैलेंज हो जाएगा। कई बार आरपीएससी ने क्या किया, सिंधु सभ्यता से सिलेबस को प्रारंभ किया, सिंधु सभ्यता के बाद, और फिर प्रश्न कहाँ से पूछ लिया? पाषाण काल से पूछ लिया। तो फिर आरपीएससी को चैलेंज कर दिया गया कि सिंधु सभ्यता से पूछा था, पाषाण काल का प्रश्न तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। तो आज के 4-5 साल पहले आउट ऑफ सिलेबस के नाम पर भी हाईकोर्ट में चुनौती मिलती थी। लेकिन आरएस और यूपीएससी, आईएएस एग्जाम और आरएस एग्जाम इस मामले से बहुत अलग है। इसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा बार के नाम पे चैलेंज मिलने वाला ही नहीं है, सब कुछ सिलेबस में है तो करंट अफेयर में आ जाएगा। भाई 1-2 साल का जो भी पूछ लेंगे उसको कहाँ पे डाल देंगे?
करंट अफेयर में, सिलेबस के बाहर तो कुछ जाता नहीं है। इसलिए पॉलिटी में जितना आपको मेंस में पढ़ना है उतना ही आपको प्री में पढ़ना है। प्री के जितने फैक्ट्स है वो सीधे के सीधे मेंस में काम में आने वाले हैं, सीधे के सीधे मेंस में काम में आने वाले हैं। मेंस का सिलेबस पहले से ही ऑलरेडी आउट है, पहले से ही आया हुआ है, वही सिलेबस है। तो पॉलिटी अपन को पढ़नी कैसे है, तो पॉलिटी का चाहे सिलेबस कैसा भी बना हो, पॉलिटी को अपन को 4 पार्ट में भाग लेना है, डिवाइड कर लेना है। 4 भाग बना लो। एक ऐसा भाग जिसमें से प्रश्न, हर भाग में से प्रश्न आएगा, ये जरूरी है, आएगा हर भाग में से प्रश्न। अब किस लेवल तक आ जाए ये नहीं, आएगा हर भाग में। 4 भाग में बांट लेंगे। 4 भाग, एक ऐसा भाग जिसको मैं कहता हूँ कि एक वैचारिक तत्व होता है, दार्शनिक बातें होती है, पहला भाग हो जाएगा, जिसमें थ्योरी ज्यादा होती है, पहला भाग। दूसरा भाग कहाँ से बना लेंगे, तो फिर सरकार और उसका सारा सिस्टम। तीसरा भाग, जितने भी कमीशंस पढ़ेंगे अपन, वो सारे कमीशन कौन से भाग में आ जाएंगे, तीसरे भाग में। और चौथा भाग, जो कभी आप देखना पसंद नहीं करते फिर भी आपको देखना पड़ता है, जैसे जिला प्रशासन है, स्थानीय स्वशासन है, ठीक है, कोई राजनीति की बातें हैं, ये चौथे भाग में डाल देते हैं। प्रश्न वहां से भी आता है, क्योंकि जहां पर विधानसभा लिख दिया है, सिलेबस में विधानसभा लिखा है, तो उस विधानसभा में क्या हुआ वो सब सिलेबस का पार्ट हो गया। कौन उप मुख्यमंत्री बना, कौन स्पीकर बना, कौन सी पार्टी को कितने सीटें मिली कि नहीं मिली, कि ये सब बातें किसमें शामिल हो गई, विधानसभा लिखते ही शामिल हो गई। जोधपुर में कौन विधायक है, राजस्थान में कौन विधायक है, कहाँ से विधायक है, पूछ लेते हैं। एक बार पूछा था बेगू के विधायक कौन है, एक बार पूछा था बेराराम जो सियोल थे, जब ओसिया के वो हुआ करते थे, संसदीय सचिव हुआ करते थे, उस समय पूछा था। तो पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं, इनका कोई मना नहीं है। पढ़ना सारा है। 4 पार्ट आपको बांट लेने हैं। नोट्स, क्योंकि पिछली बार बैच चल ही रहा था, इसलिए नोट्सों में अब ज़्यादा समस्या रही नहीं है, ठीक है ना, सारे के सारे प्रिंटेड मिल ही जाएंगे। समझाना है और आपको समझना है, याद करना है। समझ जाओगे तो याद भी हो जाएगा, नहीं समझोगे तो याद होगा नहीं। समझने के लिए पहले सुनना जरूरी है। देखो, पहली बात, आंखें खुली रहनी चाहिए और कान सुनने के लिए तैयार होने चाहिए। आप जो कुछ देख रहे हैं, अगर उसके साथ में से सुन भी रहे हैं, तो फिर समझना मुश्किल काम नहीं है। केवल देख रहे हैं, सुन नहीं रहे, तो फिर कोई समझा भी नहीं सकता, ठीक है ना। तो समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस आप बशर्ते जो आपको लिखाया जा रहा है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आपको समझाया जा रहा है, उसे अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, रिवीजन करना है। पॉलिटी के जितने भी प्रश्न पेपर जो पहले हो चुके हैं, चाहे वो आरपीसी का, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे रीट का हो, चाहे आरपीसी ने जो जो पेपर लिया, अगर उसमें पॉलिटी का प्रश्न आया है, वो सारे प्रश्न कवर होते हैं। अगर 25 प्रश्न आरएस में पूछे जाएंगे तो 25 में से 20-22 प्रश्न डायरेक्ट आपको मिलेंगे, बशर्ते आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। नोट्स में मिल जाए और आपके दिमाग में नहीं मिले तो क्या फायदा उसका, है क्या कोई फायदा? आपको उसे बार बार पढ़ना है। इसलिए कोशिश यही कर रहे हैं कि जितने पार्ट अपन ने बनाए हैं उतने पार्ट वाइज आपको नोट्स अवेलेबल हो और वैसे आपको समझा दिया जाए, ताकि आप उसे अच्छे से कवर कर सके। बदलने वाला कुछ भी नहीं है। मैं फिर कहता था कि आपके जो रजिस्टर आपने बनाए थे, उसके एक साइड अपन क्या रखते थे, खाली रखते थे, आधी साइड खाली रखते थे, आधी साइड अपन भर के चलते थे। आधी साइड इसलिए खाली रखते थे क्योंकि चेयरमैन जैसे ही बदलता है, तो चेयरमैन बदलने के बाद में जगह तो होनी चाहिए ना लिखने के लिए। बदलेगा क्या, चेयरमैन ही तो बदलेगा, और क्या बदलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा आरपीसी के मेंबर बदल जाएंगे, आरपीसी का चेयरमैन बदल जाएगा। इसके अलावा है ही क्या वह बदलने के लिए? पूरा का पूरा डाटा कैसा है, स्टैटिक है। अगर आपने वो लिख लिया, बदल के गोला कर लिया, तो वही नोट्स क्या जाएंगे, आपके काम आ जाएंगे। लेकिन आप भी पेपर बचाने में खतरनाक ध्यान रखते हैं। पूरी कॉपी को ऐसे भर के चलेंगे कि इसमें मक्खी बैठ जाए तो वो, ठीक है ना। तो ऐसे ही तो सिलेबस देख लो। इस सिलेबस में प्री का कौन सा पोर्शन अलग से अपन ने मेंस के लिए अलग से ऐड किया है, वो भी मैं बता देता हूँ। पूरे पॉलिटिकल सिलेबस को 4 भाग में पार्टिसिपेट करना है, भाग लेना है, फिर इसी को पढ़ना है। संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं, संविधान संशोधन और मूल ढांचा, ये अपन ने अलग से ही पढ़ते हैं। संविधान संशोधन वैसे तो सब साथ में ही पढ़ते हैं, लेकिन अपन थोड़ा सा क्या पढ़ते हैं,
अलग से पढ़ते हैं ताकि एक ब्रॉड व्यू जनरेट हो सके। 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन तो बड़ा बड़ा है, जरूरी भी है समझने के लिए, क्या है जरूरी भी है। आरपीसी ने ऐसे प्रश्न पूछे हैं जो संविधान में डिलीट हो चुके हैं, आर्टिकल को क्या कर दिया है, निश्चित कर दिया है, फिर भी आरपीसी जाके प्रश्न पूछती है कब किया निश्चित, उससे संबंधित, मतलब वो डाटा सीधा काम में नहीं आ रहा है तो भी इनडायरेक्ट रूप से क्या आता है, काम में आता है। तो अपन संविधान संशोधन अलग से पढ़ते ही है, मुख्य है। तो संविधान सभा कैसे बनी, कैसे गठित हुई, ये सब पढ़ना ही है। भारतीय संविधान की विशेषताएं बहुत ज्यादा प्रेशर डालने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि विशेषताएं मेंस का टॉपिक होना चाहिए। होना तो किसका चाहिए, कि लिखने के लिए तो वही है, बाकी तो क्या है। प्री के टॉपिक में पंथ निरपेक्षता के तो दो तीन प्रश्न बनेंगे कि उस समय किसने जोड़ने की पैरवी की थी, किसने सिफारिश की थी, नहीं जोड़ा गया, बाद में कौन सी समिति के लिए जोड़ा गया, 2-3 फैक्ट बनते हैं। 2-3 फैक्ट याद करने में मुश्किल है ही नहीं, बाकी चीजें किसकी है। ज्यादा से ज्यादा संविधान की विशेषताओं में देखे जाए तो 10-12 फैक्ट, 10-12 नाम, 10-12 तारीख है। इसके अलावा संविधान की विशेषताओं में कुछ मिलेगा नहीं, सारा का सारा मिलेगा तो कहाँ के लिए मिलेगा, मेंस के लिए मिलता है। तो ये भी फटाफट हो जाएगा। संविधान संशोधन जरूरी है, सारे पढ़ने हैं, भूमिका भी पढ़नी है। मूल ढांचा का कंसेप्ट जब संविधान संशोधन पढ़ते हैं उसके साथ साथ में मूल ढांचा का कंसेप्ट हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि संपत्ति के अधिकार को लेकर लड़ाई चलती थी, पहले भी चल रही थी, अभी भी चलती है, ठीक है। तो मूल ढांचा तो पढ़ना ही पढ़ना है। उद्देशिका, प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, ये एक भाग है, अपन एक साथ ही पढ़ते हैं, एक साथ ही पढ़ा अभी थोड़े दिन पहले, ठीक है। इसको एक साथ पढ़ते हैं। लोक नीति, विधिक अधिकार और नागरिक अधिकार पत्र, ये प्री के सिलेबस में होते हैं। बहुत ज्यादा अच्छे फैक्ट नहीं है भाषाएं हैं। कैसी है, भाषाएं हैं, लैंग्वेज है, ठीक वैसी लैंग्वेज है जैसे अपन विशेषताओं में, संविधान की विशेषताओं में जिस प्रकार से भाषा काम में ली जाती है वैसे भाषा कहाँ पर काम में ली जाती है, लोक नीति में ली जाती है, विधिक अधिकार और नागरिक अधिकार पत्र में ली जाती है। फिर भी कुछ बातें ऐसी होती है जो अपन देखते ही पता कर सकते हैं कि ये अधिकार है कि नहीं है, तो एक बार देख लेंगे तो ये भी हो जाएगा। फैक्ट्स बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। इसके बाद में भाग 2 अपन सरकार वाला भाग है, पूरा एक साथ ही पढ़ते हैं, एक साथ ही, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, हाईकोर्ट आपने एक साथ पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के बाद में जैसे ही समाप्त होता है तो बीच में कौन आ जाता है, लास्ट में सीएजी आपको पढ़ना है क्योंकि वो संस्थाओं में अलग से पढ़ना पड़ता है। तो राष्ट्रपति जहां से स्टार्ट हो जाए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री का समाप्त होते एक महान्यायवादी आता है। ऐसे तो सिलेबस में नहीं लिखा है लेकिन पूछा जाता है, और पूछ लेगा तो क्या मना करके आ जाओगे कि आप महान्यायवादी, करंट अफेयर में पूछ लेगा। आरपीसी ने एक प्रश्न ऐसा पूछा था जिसमें राज्य अधिवक्ता के ऑफिस के बारे में पूछा था, ये ऑफिस कब गठित हुआ उसके बारे में। तो आरपीसी कुछ भी पूछ सकती है, तो ये बीच में आ रहा है तो 2 लाइन के लिए क्यों छोड़े, एक ही तो आर्टिकल है, पढ़ लेंगे। महान्यायवादी, संसद और सुप्रीम कोर्ट पूरा, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया तो इसके बराबर में क्या है, राज्य सरकार है। राज्य सरकार में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, जैसे मंत्रिपरिषद समाप्त होता है राज्य का महाधिवक्ता, विधानसभा और हाई कोर्ट। ये पूरा पोर्शन एक साथ पढ़ना है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने जो भी लगे एक साथ, क्योंकि इसके सारे के सारे आर्टिकल क्या है, जुड़े हुए हैं। आपसे कोई नहीं पूछेगा राज्यपाल कौन है, लेकिन आप आर्टिकल पूछेंगे। उनको पता है पॉलिटी में पूछने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अगर पॉलिटी को ठीक से पढ़ लो एक बार तो आपको ये लगेगा कि पूछेगा क्या, वो उसके पास है ही नहीं कुछ पूछने के लिए। तो ये आपको जाके असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रश्न तो पूछेगा नहीं, पूछेगा तो आप ही के लेवल के पूछेगा तो उसके पास मैटर नहीं है। बड़ी सी बड़ी बात आर्टिकल, बड़ा सा बड़ा क्या है उसके पास, सीधा अनुच्छेद पूछ ले। अनुच्छेद से भी अगर वो बोर हो जाए, बड़ा बड़ा नहीं पूछे, अनुच्छेद के अंदर जाके क्लोज पूछ ले, और क्लोज से भी जब बोर हो जाता है तो अंदर जाके लैंग्वेज पूछ लेता है, कहीं खालिस्तान देके या पर्टिकुलर जैसे संविधान में लिखी है वैसे के वैसे क्या मांग लेगा, लैंग्वेज पूछ लेगा। इससे ज्यादा उसके पास में कुछ है नहीं। तो संविधान के साथ में तो ये संविधान का बड़ा पोर्शन है, क्योंकि आर्टिकल मूल अधिकार से लगा के डीपीएसपी तक पढ़ते हैं, मूल कर्तव्य तक 51 पूरे हो जाते हैं। 51 के बाद में यहाँ तक पूछेंगे तो 150 पूरे हो जाएंगे। जैसे ही राज्य सरकारें पढ़ेंगे तो 213 तक तो राज्यपाल तक है ही, उसके बाद में हाईकोर्ट आता है तो 233, 34, 35, 36, 37, 38 तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद में ज़्यादा आपसे पूछते नहीं क्योंकि वो संघवाद का विषय है, संघवाद में आते हैं वो सारे के सारे, तो 2 भाग क्लियर हो जाएंगे। तीसरा भाग किसका है, पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन का है, संस्थाएं है। सीएजी एक संस्था है,
कैसे गठित होती है, क्या काम करती है, संवैधानिक है नहीं है, कार्यतर है कि नहीं है, वैधानिक है क्या नहीं है, कितने मेंबर है, कब कब गठित हुए, ये सारे प्रश्न किसमें पूछते हैं इसमें। आरपीसी फेल करने के लिए क्या पूछती है, सर्वाधिक कार्यकाल किसका था, न्यूनतम कार्यकाल किसका था, या आरपीएससी के आज तक जो भी 37, 38, 40 अध्यक्ष आ गए उसमें और 4 के नाम दे देगा और पूछ लेगा कौन है जो मुख्य सचिव रहा था, कौन है जो बाद में ये बना था। तो वैसे प्रश्न चाहिए आप कर लो चाहे मैं कर लूँ, वो वैसा ही है जैसे जिसको मैथ्स आती है उसको आती है, जिसको नहीं आती है जिसको नहीं आती है। अगर आरपीसी ने ऐसा प्रश्न पूछ लिया है तो जिसको आता है आता उसी को जो रिस्क लेगा कि वो थोड़ा सा अक्कड़ पक्कड़ बम्बे बोल 80-90 पूरे 100 एबे सदे पट्टी करेगा, हिम्मत करेगा कि मैं इस पे लगाए देता हूँ, अगर ये गलत हुआ प्रश्न तो भी मेरा प्री निकल जाएगा, अगर ये सही हुआ तो भी मेरा प्री निकल जाएगा। वही क्या लेगा, रिस्क लेगा। या फिर वो लेगा जिसने प्री की तैयारी नहीं करी, उसको 150 में से 150% पूरे करके आने हैं, वो करके आएगा। बाकी अगर जिसने अच्छे से तैयारी करी है वो ऐसे प्रश्नों को अटेम्प्ट ही नहीं करता, तो उसको पता है कुछ भी कर लो गलती होना है, पता ही नहीं है। आरपीसी के मेंबर का पता ही नहीं है, निजी जीवन में जाके क्या पता करेंगे उसने बाद में क्या किया, पहले क्या किया, नाम तक याद नहीं होता है। तो नियंत्रक और महालेखा परिषद, भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग दोनों इलेक्शन कमीशन पढ़ लेंगे। हालांकि दोनों भाई बहन नहीं है, फिर भी अलग अलग है, लेकिन पढ़ना पड़ता है दोनों को पढ़ लेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बहुत ज्यादा बात होती नहीं है, एक अध्यक्ष का नाम याद करना है। बाकी आप आरपीसी जब आपने पढ़ा था उसके साथ में आपने तीनों कमीशन एक साथ पढ़े हैं, यूपीएससी पढ़ा है, जेपीएससी पढ़ा है और आरपीएससी पढ़ा है, तीनों पढ़े हैं, तो एक साथ पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा। इसमें आर्टिकल ही मायने रखता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी कब गठित हुआ, क्या काम करता है, यहाँ से आजकल कौन से प्रश्न आ रहे हैं फेल करने वाले, सबको आता है। सीवीसी 4 साल कार्यकाल होता है, लेकिन आरपीसी ये पूछेगा कि कौन सी धारा में 4 साल के कार्यकाल का उल्लेख है। अब धारा कहाँ से याद करें, सीवीसी एक्ट 2003 का, पहले तो एक्ट के प्रावधान याद करो, और जब प्रावधान याद हो जाए तो फिर धारा याद करो, नियुक्ति कौन सी धारा में होती है, कार्यकाल कौन से धारा में है, कौन से धारा में इसको हटाने के बारे में बात की गई है। तो जब आपको एक्ट याद हो जाएगा, ठीक आपको मोटी मोटी बातें याद हो जाएगी, तब जाके आप किस में जाएंगे, धारा में जाएंगे, तब वहां पर कुछ हिंट बनेंगे जो आपको याद करने में हेल्प करेंगे। तो सीधा सीधा याद होता नहीं है। आरपीसी प्रश्न वहां से भी पूछ सकती है, मना नहीं है, तो यार उसके लिए भी रहना चाहिए। केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग, सीआईसी और आरआईसी, दोनों सूचना आयोग के बारे में पढ़ना ही है, क्योंकि एक्ट है, वैधानिक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, ये भी एक्ट है, वैधानिक है। इनके दोनों के बारे में लोकपाल एवं लोकायुक्त और नीति आयोग, ये सारे कमीशन अपन को अच्छे से पढ़ने हैं। इसके अलावा आरपीसी कहाँ से प्रश्न पूछती है, बाल संरक्षण अधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है। जितने आयोग बने ना, आरपीसी कहीं से भी जाके प्रश्न पूछ सकती है, कौन उसका मेंबर है, कौन उसका अध्यक्ष है। क्यों पूछ लेती है, वो कहते हैं ये करंट अफेयर का प्रश्न है, हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई, पूछ लेगा तो क्या कर दोगे, मना थोड़ी करके आ जाओगे। तो सारे कमीशन थोड़े थोड़े तो आपको, मतलब कि डिटेल नहीं, ये कमीशन ऐसे कमीशन है जिनके बारे में नियुक्ति, पदावधि, कार्यकाल, शक्तियों में धाराएं भी पढ़नी पड़ेगी। बाकी के कमीशन जो इसमें नहीं है, उसमें आपको केवल इतना पढ़ना है कि ये कब एस्टेब्लिश होता है और इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इतना पढ़ने से ही काम चल जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको करना है। लोकपाल और लोकायुक्त 2013 का ही एक्ट है, बहुत ज्यादा इसमें लोकपाल में बहुत ज्यादा नाम आए नहीं है, 2-3 नाम ही आए हैं, एक ही बार नियुक्ति हुई है, 2-3 नाम आए, तो इसके सारे अध्यक्ष याद कर लेंगे कब कौन बना, ठीक है। और लोकायुक्त राजस्थान में है, 1973 से चला आ रहा है, उसी में क्या है, संशोधन हो रहा है, चल रहा है। नीति आयोग तो पूछते पूछते योजना आयोग का इसने जगह लिया है। नीति आयोग की कुछ रिपोर्ट्स है, करंट का विषय है। नीति आयोग की संरचना अगर तैयार हो गई तो उसके बाद में नीति आयोग कैसा विषय है, करंट का विषय है, जिसमें कुछ रिपोर्ट्स जारी करता है एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट नाम से, ठीक है। जिलों में या राज्यों में प्रतिस्पर्धा के लिए, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा के लिए रैंकिंग जारी करता है, वो रिपोर्ट, वो करंट का विषय है। करंट जब भी पढ़ोगे ना आप, करंट अफेयर उठा के, तो इसमें आता है नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जारी की, और आपको वो पढ़नी है, राजस्थान का कौन सा नंबर है, पहला है, दूसरा है, चौथा है, या राजस्थान का कौन सा जिला है जो टॉप पे आया, कौन सा जिला है जो बॉटम पे है, ये सारी रिपोर्ट नीति आयोग के साथ में संबंधित हो जाती है। इसके अलावा 3 भाग हो गए, ये 3 भाग तो आपको अच्छे लगी जाएंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। चौथा भाग जिसको आपको पसंद नहीं करते फिर भी आपको पढ़ना ही है, जिला प्रशासन,
जिला प्रशासन प्री का भी है और मेंस का भी है, दोनों का टॉपिक है, पढ़ना ही है। स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज संस्थाएं बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रखी है, दोबारा पढ़ा देंगे। सेम चीज़ है, बदला कुछ भी नहीं है। किसी सरपंच का नाम आपको याद करना नहीं है, किसी प्रधान का नाम याद करना नहीं है। चुनाव इसके टुकड़ों में होते रहते हैं, इसलिए चुनाव में बहुत ज़्यादा फोकस करने की बात है नहीं। तो इसमें बचता क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल में क्या लिखा है, किसी नियम में क्या लिखा हुआ है, ये इसमें बचता है, तो ये इसमें देख लेंगे। संघवाद व केंद्र राज्य संबंध अभी चल रहे हैं, जहाँ तक अधीनस्थ न्यायालय समाप्त हो जाते हैं उसके बाद में थोड़ा सा बीच में मामला अटकता है, बाकी फिर किसका आता है, संघवाद का आता है। सारे के सारे 245 से लगा के 303, 304, 307, 312 तक, जब तक राज्य सर्विस, स्टेट सर्विस नहीं आ जाती तब तक यही चलता रहता है संघवाद। तो ये संघवाद हो जाएगा। ये जरूरी भी है केंद्र राज्य संबंध पढ़ना, इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें ब्रॉड व्यू आता है। केंद्र राज्य संबंधों को पढ़ने से ब्रॉड व्यू यह आता है कि संसद कहाँ पर कानून बना सकती है, संसद कहाँ पे कानून नहीं बना सकती है, राज्य सरकारों के पास कानून बनाने के कितने अधिकार है, कब कब ये अधिकार पोस्टपोन होते हैं, कब कब इन अधिकारों का अतिक्रमण करती है, और केंद्र और राज्य के बीच वर्तमान में कैसे किस प्रकार के मुद्दे हैं, कौन कौन सी समितियां बैठी, सरकारी आयोग है, पुंछी आयोग है, ARC है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है, ठीक है, राजमन्नार समिति है, ये समितियां सारी केंद्र राज्य संबंधों के लिए बैठी हुई है। तो ये पढ़ने का फायदा ये हो जाता है, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं तो ये सारी समितियां भी क्या है, साथ में निकल जाती है। अगर RPSC सरकारी आयोग के बारे में कुछ प्रश्न पूछ ले, स्टेटमेंट बना के कुछ प्रश्न पूछ ले तो फिर आराम से कर सकते हैं। देखो RPSC UPSC का पैटर्न बहुत अलग नहीं है, UPSC पहले पैटर्न अपनाती है, RPSC बाद में अपनाती है। आपको पता तो आपके प्री के पेपर हमेशा हम एक ही पैटर्न पर डिजाइन करते हैं कि कथन एक, कोई एक कथन सत्य है, कोई दो कथन सत्य है, कोई तीन कथन सत्य है, कोई चार कथन, या सभी कथन सत्य हैं। अब इसी पैटर्न पे अपन प्री का जो अपना जो क्लास टेस्ट होता है वो इसी पे डिजाइन करते हैं। इसलिए डिजाइन इसलिए करते हैं ताकि जो प्रश्न दिया गया है उसके बारे में आप तुक्के नहीं लगाए। आपके जो ऑप्शन जो रखे जाते हैं आपके पेपर में कि कथन एक सत्य है, कथन दो असत्य है, या दोनों सत्य है, दोनों असत्य है, ये ऑप्शन, या कोई एक सत्य है, कोई दो सत्य है, ये जो ऑप्शन रखे जाते हैं ये इसलिए रखे जाते हैं कि आप क्या नहीं करें, इसमें तुक्के नहीं लगाए। यूपीएससी ने अब की बार ही रखे ये, यूपीएससी पहले भी रखता था, एक दो प्रश्न देता था, अब की बार उसने ऐसे 50-60 प्रश्न दे दिए, 50-60 प्रश्न दे दिए तो सब ये कह रहे कि पेपर टफ है, पेपर टफ है, पेपर टफ है। इसलिए टफ हो गया कि अब की बार क्या नहीं हो रहा, तुक्के नहीं लग रहा। नहीं तो पहले 4 ऑप्शन इधर दे दे, एबेस है दे, इधर से 1 2 3 4 दे दे, इनको कूट मिला दे तो 2 मिल जाए तो तीसरा ऑटोमेटिक, चौथा ऑटोमेटिक मिल जाता है। लेकिन अब की बार उसने मिलाने के लिए एक ही नहीं दिया। तो अपन इस जिस पेपर पर जिस डिजाइन को अपन लेके चल रहे हैं हमेशा से साल भर से उसी पे तैयारी कर रहे हैं, उसी को आगे कंटिन्यू रखेंगे। आपको सीधा एक भी नहीं मिलेगा, तुक्का एक भी नहीं लगेगा, आपको सोचना ही पड़ेगा। आपको आता है तो सही है, नहीं आता है तो गलत है। आरपीसी अगर तुक्के लगाने वाले प्रश्न दे देती है तो लगा के आ जाना, अच्छी बात है, मना नहीं है। राष्ट्रीय एकीकरण, एकीकरण के बारे में जो भी थोड़ा बहुत होगा डाटा, किस प्रकार से इंटीग्रेशन हुआ था 1947 के समय, ठीक है, रियासतों का कैसे इंटीग्रेट हुआ, रियासतें कैसे शामिल होती है, जिसमें राजस्थान का एकीकरण तो आप पढ़ते ही हो अलग से, भारत का एकीकरण और पढ़ लेना। 4-5 रियासतें थी जो नकटी थी, नहीं मान रही थी, जो शामिल नहीं होना चाहती थी, क्योंकि अंग्रेज जब जाते जाते रियासतों को ये कहकर गए थे, देखो भी आपकी इच्छा हो तो भारत में मिलना, इच्छा हो तो पाकिस्तान में मिलना, और इच्छा नहीं हो तो मिलना ही मत, अकेले रह जाना। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि ठीक है अकेले ही रहना पसंद करेंगे, तो ऐसे भी भारत के बीच में कुछ रियासतें थी अकेले रहने वाली, तो उनको मिलाने के लिए एकीकरण हुआ। रियासतें 566 रियासतें थी, 566 रियासतों को मिलाने के लिए जो इंटीग्रेशन आया वो सारा इसमें पढ़ना है। बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 दिन 2 दिन में हो जाता है, क्योंकि ब्रॉड व्यू पढ़ना है आपको, शॉर्ट नहीं पढ़ना। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, किसको मिलाया गया था, कौन जनमत संग्रह करवाया गया, कहाँ पर सैनिक बल से मिलाया गया, ये 2-4 बातें 2-3 दिन में हो जाती है। भारत में लोकतांत्रिक राजनीति, गठबंधन सरकारें, गठबंधन सरकारें आप कितना पढ़ोगे? गठबंधन सरकारें जब आप प्रधानमंत्री पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री के साथ में उसके कार्यकाल के बारे में अगर थोड़ी थोड़ी जानकारी पढ़ते हैं, उसमें गठबंधन सरकारों का सारा जिक्र हो जाता है। गठबंधन की सरकार, ये मेंस का टॉपिक है। आगे जो भी टॉपिक बचा हुआ है, चाहे भारत में लोकतांत्रिक राजनीति हो, चाहे ये राजस्थान की राज्य राजनीति, ये मेंस का टॉपिक है। लिखा हुआ मेंस में, प्री में नहीं है, लेकिन कहाँ पर शामिल कर रहे हैं? प्री में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि इसके जो फैक्ट्स है वो सारे के सारे किस में काम आएंगे? मेंस में काम आएंगे। और दूसरा, प्री के अंदर प्रश्न पूछ रहे तो क्या चैलेंज करके आ जाओगे क्या? ये तो विधानसभा में पूछ लेगा कि पहली विधानसभा में था ये तो आदमी, और अब विधानसभा तो टॉपिक में है, ठीक है ना। तो लोकतांत्रिक राजनीति, गठबंधन सरकारें और राजस्थान की दलीय राजनीति,
के विभिन्न चरण और समसामयिक मामले। तो ये दो टॉपिक है, थ्योरेटिकल फैक्ट्स दोनों साथ मिलाकर है, मेंस का भी है और प्री का भी है। तो इसको आराम से लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। कहने में तो दो लाइनें हैं, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है लंबा है, इसमें सारे के सारे तथ्य ही तथ्य हैं। तो इसको लास्ट में पढ़ लेंगे। और संबंधित समसामयिक मामले, जैसे जैसे कमीशन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसका करंट अफेयर पढ़ते जाएंगे। इसके अलावा अगर अपन पास वक्त रहता है, आरपीएससी भागादौड़ी में एग्जाम नहीं करवाती है, तो पॉलिटी से संबंधित करंट अफेयर अलग से करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉलिटी का सिलेबस अपन कोशिश ये करेंगे कि अगर 1.5 घंटे की कक्षाएं लगातार होती है तो 3 महीने में ये सिलेबस पूरा हो जाए। सिलेबस पूरा तभी होगा जब आपको लिखाया नहीं जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। प्रिंटेड नोट्स पर आपको रहना पड़ेगा। आप चाहे प्रिंटेड ले लो, चाहे आप हैंड रिटन ले लो, कैसे भी ले लो, आपको नोट्स पे चलना पड़ेगा। एक दिन आपको नोट्स दिए, जितना आपको पढ़ाया गया, दूसरे दिन आप 5 मिनट 10 मिनट आप उस पर डिस्कस कर लो। आज आपको पढ़ा दिया, दूसरे दिन आपने क्या कर लिया, 5 मिनट 10 मिनट उस पर क्या कर लो, डिस्कस कर लो। लेकिन लिखाना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आपको पता है तो बैच अक्टूबर से चल रहा था, जो अब समाप्त हुआ है। मतलब अक्टूबर से चल रहा था, 8 महीने में लिखा के पॉलिटी समाप्त होती है। लिखाते हैं तब कितने महीने में समाप्त होती है, 8 महीने में। 8 महीने अपने पास है ही नहीं है, नहीं है तो अपन कितने महीने में समाप्त करेंगे इसे, 3 महीने में। 3 महीने में तभी होगा जब अपन क्या देंगे इसमें, प्रिंटेड नोट्स। समझाने की गारंटी मेरी है। यहाँ बैठे बैठे आप समझ के जाओगे, घर जाके भूल जाओ वो पता नहीं है। हाँ, आओगे अगर पढ़ के आए, अगर आप घर जाके एक बार पढ़ के आए तो फिर आपको अच्छे से समझ आएगा, ये गारंटी है। रिवीजन मांगता है, रिवीजन बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आपने रिवीजन कर लिया, जैसे कहा जा रहा है वैसे कर लिया, तो पॉलिटी में कोई इशू आने वाला नहीं है। प्रिंटेड नोट्स हो जाएंगे। एमसीक्यू प्रश्न बनाने में मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं आप जब भी आपका जैसे आज कोई क्लास हो रहा है, कोई टॉपिक हो रहा है, उस टॉपिक के मैं प्रश्न साथ साथ बनाते जाऊंगा, टाइपिंग के लिए दे देंगे। टाइपिंग करके जैसे टॉपिक पूरा होता है मैं आपको क्लास में एमसीक्यू अवेलेबल करवा देंगे। एमसीक्यू अवेलेबल करवा देंगे, यही आपको तैयार करने हैं। क्लास टेस्ट जो आपको एमसीक्यू दिए गए हैं उसमें कोई बड़ा फेरबदल करने वाला नहीं है। उसी में से प्रश्न उठा के क्या बना देंगे, क्लास टेस्ट बना देंगे, ताकि आपने पढ़े कि नहीं पढ़े ये तो पता चल जाए। तो एमसीक्यू आपको अवेलेबल करवा देंगे। और रिवीजन क्लास एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। रिवीजन क्लास तब जब एग्जाम के आसपास कोर्स पूरा हो चुका है, अपन फ्री है, उस समय कौन सी क्लासेस चलेगी, रिवीजन, जिसमें केवल आपको मैटर आपको आना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बस तभी रिवीजन क्लास सक्सेसफुल होती है, अन्यथा नहीं होती है। फ्रेशर के लिए कभी भी रिवीजन क्लास नहीं होती है। आपका पढ़ा हुआ है, आपको आ रहा है, बस आ रहा है, बस आप क्या नहीं कर पा रहे, उसे फ्लोर नहीं कर पा रहे। पता तो है कि ये चीज़ ऐसी है, आप उसे रिलेट नहीं कर पा रहे, जोड़ नहीं पा रहे, उस समय रिवीजन क्लास होती है। रिवीजन क्लास बहुत फास्ट होती है। मैं यहाँ बोलूँगा, बोर्ड पे कुछ चलता रहेगा, बोर्ड पे चलने वाला कुछ नहीं, मैं बोलूँगा और आपको सुनना है। अगर मेरे बोलने के साथ में आप सुन पा रहे हैं तो रिवीजन क्लास से बेनिफिशियल होती है, अन्यथा नहीं। तो लास्ट में जैसे ही टाइम बचेगा तो रिवीजन क्लासें करवा देंगे। एक पार्ट के लिए एक ही दिन चाहिए, रिवीजन क्लास के लिए एक पार्ट के लिए एक ही दिन, तो 4 पार्ट है तो 4 दिन में रिवीजन क्लासें पूरी करेंगे। तो देख लो मेरी स्पीड कौन सी होगी और आपकी स्पीड सुनने की कौन सी होगी, तब रिवीजन क्लासें होगी। क्लियर है? तो ये पॉलिटी का सिलेबस करवा देंगे। इसके अलावा मैं मानता हूँ अगर आरएस प्री की बात करें, अपन पूरी प्री के सिलेबस की बात करें, तो हिस्ट्री में राजेंद्र जी सर है, और भी हो जाएंगे। हिस्ट्री अच्छे फैक्ट्स है, अच्छे स्लाइड्स बना के काफ़ी मेहनत की हुई है। हिस्ट्री में जितने फैक्ट्स वो करवा रहे हैं, अगर वो तैयार कर लो तो हिस्ट्री का कोई भी प्रश्न बाहर से नहीं जाता है। फैक्ट्स अच्छे हैं, मैटर बहुत अच्छा है, अगर वो तैयार करते हैं तो बाहर से नहीं जाता है। ज्योग्राफी रामकिशोर जी सर करवा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी करवा दी जाएगी, पॉलिटी हो गया। इसके बाद में साइंस और इकोनॉमिक्स योगेंद्र जी सर करवा रहे हैं। साइंस का पोर्शन बटा हुआ है, कुछ योगेंद्र जी सर के पास में, मैडम आपको करवा रहे हैं, मैडम करवा रहे हैं, मैडम के पास में है। एक जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ होगा वो रामकिशोर जी सर स्वयं करवा देंगे। तो साइंस कंप्लीट हो जाएंगी, 100% आपको प्रश्न करके ही आने हैं। मैथमेटिक्स में रीजनिंग और मैथमेटिक्स आएगी जितनी आएगी, नहीं आएगी जितनी नहीं आएगी,